मेरी प्रेजेंटेशन थी, जुनैद ने कहा कि मैंने देनी है, तो मैंने कहा जुनैद करें, लेकिन वो डीसी साहब और डीजी साहब चले गए। असल काम जो है उनका है, अगर वो अपना काम बेहतर करें, समझ के करें, तो ये जो चीज़ें हैं ना, जो डिज़ास्टर दुनिया में हर जगह आते हैं, लेकिन इतने मसाइल नहीं होते जितने यहाँ होते हैं। वो इसलिए कि हम ऊपर जो बैठे हुए हैं, हम डंडियाँ मारते हैं, हमें गाड़ी मिले, हमें टीएडीए मिले, तो हम अपने बच्चों का हक मारते हैं। ये जो आगे हम किसी का हक नहीं मारते हैं, मैंने अपने बच्चे का हक मारना है। कल मुझे ही बददुआ देनी है कि पिछली नस्ल ने ये किया, पिछली नस्ल ने वो किया, तो उसका मतलब है कि मैंने पिछली नस्ल में मैं ही हूँ ना, अब जो नेक्स्ट नस्ल आ रही है। तो ये जो प्रेजेंटेशन है उसमें अक्सर मैं कहता हूँ, ये जो हमारे बारी रकम डी साहब भी हैं, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट यहाँ नहीं है। हमें शर्म आनी चाहिए, हमें डूब के मरना चाहिए। सबसे पहले बात ये है, जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमें बताना है आगे, जिनको ये चीज़ें हमें समझानी है, हमारी इसका मतलब एक कोऑर्डिनेशन नहीं है। हमें अपने काम से वो ही है ही नहीं। हमें अपना काम किस तरह करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और सारा कुछ हम डिज़ास्टर के बारे में बता रहे हैं। तो इन्हीं बच्चों ने रिसर्च करनी है, मैंने आपने नहीं करनी है। मेरी तो सरकारी नौकरी है, कल मैं इधर हूँ, अगले दिन मुझे पोस्ट करके कहीं और भिजवाएंगे, आप में से किसी को पोस्ट करके कहीं और भिजवाएंगे। तो हम ये 2-3 साल में कोशिश करते हैं कि वो थोड़ा सा यहाँ मेरी इज्जत रहे और कोई ऐसा काम नहीं हो। बाकी तो ग्राउंड के अंदर जो बीमारी है वो वैसी ही होती है। तो इन्हीं अल्फाज के साथ, क्योंकि डीजी साहब ने अपने जो दरमियान में उनके स्पीच थी वो शुरू में होनी चाहिए थी। शुरू में वो वेलकम स्पीच शुरू में होती है, और उसी के अंदर जो उन्होंने बताया COP26 शर्म अल शेख एक मिस्र के अंदर एक एरिया है, जगह है, जहाँ पे दुनिया के सारे लीडर्स और उन लीडर्स के साथ साथ जो बच्चे हैं वो भी वहाँ हैं, और जो क्लाइमेट के एक्टिविस्ट हैं वो भी वहाँ हैं। और उसमें से हमारे यहाँ से भी बहुत सारे बच्चे गए हैं जो वॉलंटियरली काम करते हैं। उनका एक लड़का है, कशोर से एक लड़का है, उनको इंटरनेशनल इदारों ने स्पॉन्सर किया, वहाँ पहुँच गए अपने हालात बताने के लिए। वो 27th मीटिंग है जिसमें ये बताया जाता है कि ये सिचुएशन है, तो हमने कैसे ठीक होना है। हमने आपने आप मसलन मेरे अंदर एक बीमारी है, खुदा ना खास्ता, मैं जुनैद डॉक्टर है तो मैं इसके पास जाऊँगा ना, डॉक्टर साहब मुझे ये बीमारी है, आप मुझे बताएं। अगर ये आंखों के डॉक्टर हैं, मुझे टांगों की बीमारी है, तो मुझे बराबर में जो डॉक्टर बैठा हुआ है ऑर्थोपेडिक का या हड्डियों का डॉक्टर, उसको रेफर करेगा। ये हड्डियों वाला डॉक्टर है, बेशक ये डॉक्टर है, लेकिन ये इसकी स्पेशलिटी उसको रेफर करता है, उसके पास चले जाएं, वो आपका इलाज करेगा। तो अगर कुछ बीमारी है, अगर हड्डियों की है, उसके साथ अगर हार्ट का मरीज है, हार्ट में भी कोई मसला है, तो वो हार्ट स्पेशलिस्ट के पास भिजवाता है। तो ये सारे जो आप बैठे हुए, ये सारे स्पेशलिस्ट हैं, अपने अपने सब्जेक्ट के डॉक्टर्स हैं। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, सोशल, जो हमारे सोशल वेलफेयर के हैं, डिफरेंट इदारों के हैं, हेल्थ के। तो हम डिफरेंट सेक्टर्स के डॉक्टर्स हैं। अगर हम अपना काम अच्छा करेंगे तो मरीज ठीक होगा, नहीं करेंगे तो मरीज का अल्लाह हाफिज है। क्या ख्याल है एडी साहब? बिल्कुल सही बात है। गलत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। बीमारियां वो नहीं होता है। तो अब ये जो प्रेजेंटेशन है, एडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज, इको डिजास्टर इन रिस्क रिडक्शन, ये DRR है, इको डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। हम नॉर्मली डिजास्टर में ये जिस तरह हमारे जीपीडीएमए वाले हजरात करते हैं, डिजास्टर आने के बाद, लोग मरने के बाद ये टेंशन, कंबल शंबल लेके पहुंचते हैं। अब वो कंबल लेके जाने से पहली वाली सिचुएशन, उसको कम कैसे करना है, उस पर हमने सोचना है। मरने से पहले हमने उसका बंदोबस्त करना है कि वो बंदा उस मुसीबत से किस तरह, डिजास्टर का मतलब मुसीबत है ना उर्दू में। मुसीबत, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे कोई मुसीबत आनी है, तो आप पहले से तैयारी करते हैं ना कि उस मुसीबत को कम से कम करें। वो हज़रत अली का एक कोल में पढ़ रहा था, वो हमारे जो सुहेब हैं, ये इन्वायरमेंटलिस्ट भी हैं, मौलाना भी हैं, कुरान के ऊपर भी वो है, साइंस के ऊपर भी। तो वो हज़रत अली का कोल ये था कि बीमारी, अच्छा दुश्मनी, और एक और चीज़ थी आग। बीमारी, दुश्मनी और आग, अगर ये कलील भी हो तो उसको कसीर में शुमार करें। ये जो अभी इसके बारे में जुनैद ने बताई बीमारी है ना, कम भी है तो ये कसीर हो सकती है। इसलिए हमें यहाँ पे डॉक्टर साहब भी हैं, DHO भी हैं, तो वो बीमारियों में ज़्यादा मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वो बहुत सारी बीमारियाँ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से हैं। 90% कैंसर जो है आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से। इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या मतलब हुआ? खाना पीना, आपका उठना बैठना, जिस तरह के इन्वायरमेंट में रहते हैं वो आपको लिंक करते हैं, वो आपके जिस्म के अंदर तब्दीली लाते हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर बीमारियाँ जन्म लेती हैं। अब ये 3 तस्वीरें हैं, तस्वीरों के बाद एक और तस्वीर आपके पास आएगी, उसमें से हमारी प्रेजेंटेशन शुरू होगी। और 12 बजे हमने चाय पी है तो पेट भरा हुआ है ना,
1-1.5 घंटे तक आप भी अपना बताएं आपके तजर्बे जो हैं। और हमारे यहाँ जो मीडिया के लोग हैं उनको कहा जाता है स्कूल ऑफ द एयर। ये वो स्कूल है जो हवा के अंदर है और इसकी ऑडियंस अनलिमिटेड है। हमारी जो ये ऑडियंस 4-5 लोग हैं ना, इनके जो ऑडियंस हैं ये मिलियंस में है। इसीलिए जो भी आप इंटरवेंशन करते हैं, अभी मॉडर्न जो रिसर्च ये कहती है, जो भी साइंटिफिक चीज़ें आप करते हैं एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट में, वाइल्ड लाइफ में, फिशरीज में, लाइफ स्टॉक में, डिजास्टर में, उसको पब्लिक करने के लिए जब तक मीडिया का सहारा नहीं लेंगे उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए मीडिया का होना बहुत ज़रूरी है। मीडिया के बगैर ये चीज़ें पब्लिक तक नहीं जाएंगी। हम तो यहाँ है ना, अब वो जो दरकुत वाला बंदा है, बदसूरत वाला जो बंदा है, फंडर वाला जो बंदा है, वो तो वहाँ बैठा हुआ है। डिजास्टर उसने फेस करना है। अभी भी वो डिजास्टर में है, ना बिजली है ना वो पानी होगा। जाहिर सी बात है, दरिया इधर से गुजर रहा है और हमारे पास बिजली नहीं है। तो इससे बदतरीन सूरत हाल क्या हो सकती है कि इतनी बड़ी नेमत अल्लाह ने आपको दी हुई है, हर जगह ये सूरत हाल है, दरिया गुजरता है, हमारे पास ना साफ पीने को पानी मैसर है, ना हमें बिजली मैसर होती है। इसका मतलब ये है कि हम खुद खराब हैं, हम उससे इस्तेफादा हासिल नहीं कर रहे हैं। तो अब वो इस्तेफादा कैसे हासिल करना है, दुनिया ने किए है, उसी को रिप्लिकेट करना है, उन्हीं से नकल करना है। वो हमें करना चाहिए था, उनको नकल करना चाहिए था, जबकि हमने नहीं किया तो अब उनसे नकल करना है। अब ये जो तस्वीर है, 4 तस्वीरें हैं, हर इसमें से जो भी ईमान की रोशनी में आप बताएं, क्योंकि हम ज़्यादातर चीज़ें साइंस और सच के ऊपर ही करते हैं, ईमान अपने assumptions के ऊपर करते हैं। तो ये ऊपर एक सीधे हाथ लेफ्ट हैंड पे तस्वीर है, एक इधर है, एक नीचे है, उस तरफ है। ये कहाँ की हो सकती हैं? और ये सारी जो प्रेजेंटेशन उसी के ऊपर है, डिजास्टर के साथ सारा लिंक यही है। जोर से बताएं। हुंजा वाला कहते हैं, गिजर की है, आप कहते हैं हुंजा की है। इस तरफ वाला हुंजा है सर, लास्ट वाला। ये वाला जी चलिए। ये जी सर। ये जबरदस्त हुंजा में कौन सी जगह है? शीश पर। जबरदस्त, जो हमेशा वो जी वीडियो के लिए मोबाइल जन बना लेता है। ये है जी नजर आ गया, राजा साहब बताएं कुछ। ये अच्छा, ये एक चीज सही बताई, बाकी 3 हमने तुक्के लगाए ना। ये जो तस्वीर है ये शंदूर की है। जो शंदूर का 5 दिन का फेस्टिवल होता है ना, उसमें ये आपने दुआ देखा होगा, ये छोटे छोटे पैकेट्स नजर आते हैं। ये 3 दिन में हजारों वहाँ पे टेंट्स लगते हैं। अच्छा, इसके बाद ये तस्वीर जो है, पीछे ग्लेशियर है, यहाँ पे फॉरेस्ट है, ये कुतवाल की है, हरामोश की है, ग्लेशियर के पास। ये भी कुतवाल की है, जंगल को काटा है, उसमें एग्रीकल्चर में कन्वर्ट किया है। ये शिशपर की है। ये शिशपर का 2 मेगावाट का थर्मल जनरेटर है और ये 2 मेगावाट का थर्मल जनरेटर 1 घंटे में 700 लीटर डीजल इस्तेमाल करता है। अब इसकी ये जो इमिशंस है ना, ये डॉक्टर साहब यहाँ पे मौजूद हैं, ये ह्यूमन हेल्थ के लिए जिस तरह कैंसर का बायस बनती हैं, इसी तरह ग्लेशियर्स के लिए और आपके जो इन्वायरमेंट के लिए ये कैंसर का बायस बनता है। इसके इम्पैक्ट्स हैं आपके जो थर्मल जनरेटर्स हैं या आप जनरेटर घर में इस्तेमाल करते हैं, तो उसका इन ग्लेशियर्स के ऊपर, इन डिजास्टर के ऊपर, स्नो मेल्टिंग के ऊपर उनका रोल है। अब ये जो तस्वीर है, यहाँ पे आपने कभी शंदूर गए हैं तो 3 महीने मिलते हैं वहाँ पे उसको सब्जे को उगने के लिए। अब वो 3 महीने के लिए जब ये उगना शुरू होती है, वो नॉर्मली जून से ऑनवर्ड ये शुरू होता है। अब जुलाई में हम इतना बड़ा एक फेस्टिवल करते हैं, इतनी बड़ी यहाँ पे आबादी शुरू होती है, उसके बाद यहाँ खाया पिया, गाड़ियों का धुआं, गाड़ियों का वो सारा वहाँ पे हम छोड़ के आते हैं और उसके बाद वो वेजिटेशन वहाँ से ख़त्म होती है। फिर वो सारा साइकिल जो है आपका, जो एटमॉस्फेयर के अंदर हम सुनते हैं ना, बारिश बरसना, बर्फ का बरसना, फिर ज़मीन का कटाव, दरख्त जहाँ नहीं होते हैं वो ज़मीनी कटाव ज़्यादा होता है ना, ये सारा उसके साथ लिंक है। इसी तरह ये जो ग्लेशियर के साथ का जो एरिया है, इसका ग्लेशियर के साथ लिंक है, ग्लेशियर मेल्टिंग के साथ, जो ग्लोव कहते हैं ना, ग्लोव ग्लेशियर में लेक बना, ये सारा इसका लिंक है इसके साथ। ये सारी तस्वीरें कहीं नेट से नहीं ली हैं, ये अपनी तस्वीरें हैं और ये फील्ड की तस्वीरें हैं। अच्छा, ये जो पूरी ट्रेनिंग सेशन इन्हीं के ऊपर है। एक डॉक्यूमेंट बना है जीबी में, क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन और क्लाइमेट चेंज स्ट्रेटेजी एडेप्टेशन एक्शन प्लान। अब उस एडेप्टेशन एक्शन प्लान कोई 2 साल की मेहनत के बाद बना है। हर डिपार्टमेंट का उसमें रोल है। एग्रीकल्चर ने क्या करना है, एग्रीकल्चर के अंदर फॉरेस्ट ने क्या करना है, बिजली पैदा करने वालों ने क्या करना है, पीडब्ल्यूडी ने क्या करना है, हेल्थ सेक्टर ने क्या करना है। जैसे मसलन हेल्थ सेक्टर में कोरोना का वबा जो हमारे यहाँ शुरू हुआ था, तो हम हेल्थ सेक्टर के अंदर उसको कैसे उन्होंने टैकल किया। कहीं पे क्वारंटाइन का सिस्टम, कहीं पे लोगों को हुजूम से रोका, कहीं पे मास्क। तो ये एडेप्टेशन थी, उसको रोकने के लिए ये आपकी प्रिकॉशनल मेजर्स थे, आपकी हिफाजती तदाबीर थी कि वो बीमारी मजीद न फैले। तो यही वो भी एक डिजास्टर ही है हेल्थ का,
इसी तरह के ये डिजास्टर है। इस तरह के जब डिजास्टर होते हैं तो आपने तैयारी करनी होती है पहले से। जैसे जहाँ पे नहीं आए थे उन्होंने लोगों को बताया, अवेयरनेस दी, अच्छा वहाँ पे लोगों को समझाया कि आप अपनी खुराक बेहतर करें, इम्यून सिस्टम को बेहतर करें, कुव्वत मुदाफ़त को। जब आपकी का इम्यून सिस्टम बेहतर होता है बीमारी आसानी से वो जरासीम हमलावर नहीं होता है। अब यही सेम सिचुएशन यहाँ पे आपका इम्यून सिस्टम वीक होगा, जाहिर सी थोड़ी सी बारिश हो रही है तो ऊपर से वो सैलाब की शक्ल में नीचे गाँव में उसने आना है, वहाँ पे हम दरख्त को काटेंगे, जंगल को काटेंगे, इस तरह चीज़ें जब हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद एक इस तरह का एक तस्वीर है, इसमें आपने देखा होगा इको के बाद देश DRR है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इन इको बेस्ड एडॉप्टेशन। ये इको का मतलब ये होता है कि तमाम डिजास्टर जो है ना आपकी एनवायरनमेंट के साथ लिंक हैं। इको का मतलब है इकोलॉजी, जंगलात, अच्छा उसके साथ आपकी ज़राअत, आपका फॉरेस्ट, अच्छा इसी तरह वाइल्ड लाइफ, अच्छा आपकी जो सॉइल ज़मीन, अच्छा इसी तरह सॉलिड वेस्ट, वो सारी चीज़ें अगर आप बेहतर तरीके से करते हैं तो वो आपका जो डिजास्टर है वो कम हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है, उसको बेहतर कर सकते हैं। अब जो इको बेस का मतलब ये है कि कुरान में भी मैं जहाँ भी जाता हूँ, अभी एक गोरे ने पेपर लिखा है, हम मुसलमान हैं, मैं स्वयं को अक्सर कहता हूँ, हम कुरान को या मुर्दे के ऊपर पढ़ते हैं या सबक के लिए पढ़ते हैं या वैसे ही पढ़ते हैं बगैर मकसद के, उसका तर्जुमा हम पढ़ते ही नहीं है। तो डॉक्टर साहब भी इधर मौजूद है, उस बंदे ने सूरह नहर जिसमें शेर की मक्खी को अल्लाह इल्हाम करता है। हम अगर कोई इसमें मौलाना, वो हमारे स्वयं बड़े मॉडर्न मौलाना है, अगर कोई ये कहे इस महफिल में मुझे इल्हाम होता, मुझे वही होती है, तो वो मौलाना साहब फतवा देंगे या आगा साहब फतवा देंगे कि तो काफिर हो गया, गला काटो इसका। इल्हाम होता है शेर की मक्खी को अल्लाह की तरफ से। वो इल्हाम क्यों होता है? उसने पूरा उसके ऊपर उसने पेपर लिखा है कि कुरान में 700 आयत, 6666 आयत में से 500 नमाज के बारे में है, 700 आयत एनवायरनमेंट के बारे में है। एनवायरनमेंट ज़मीन, मिट्टी, हवा, पानी कैसे चलना है, हशरात के साथ कैसे बर्ताव करना है, 700 मतलब। अब जिसके बारे में ज़्यादा इंसिस्ट ताकीद की जाती है उसकी अहमियत ज़्यादा होती है ना, नमाज से ज़्यादा उसके बारे में। मसलन पानी साफ होगा तो आपकी नमाज कायम हो सकती है। अगर आपके ऊपर से नाले से पानी आता है, जानवर भी जाके वहाँ पे पेशाब करता है, इंसान भी वहाँ पे पेशाब करता है, आपने अपना कचरा भी वहाँ फेंका हुआ है, अपना पेम्पर भी वहाँ, डायपर भी, सारी चीज़ें वहाँ आपने डाली हुई है, और नीचे मौलाना साहब या आगा साहब उससे नमाज पढ़ते हैं तो वो उनका वजू ही नहीं है। जब वजू नहीं होगी तो आपकी नमाज कायम नहीं हुई। अहमियत पानी की ज़्यादा होगी ना, इसलिए अल्लाह ताला ने उसके बारे में ज़्यादा बताया है, नमाज के बारे में कम बताया है। इन सारी चीज़ों का आपकी, अब फ़र्ज़ करें पानी गंदा हुआ है, आपको टाइफाइड होता है, खुदा ना खास्ता किसी को, अब टाइफाइड से डॉक्टर साहब को पता है कि इम्यूनिटी कितनी वीक होती है। अगर एक बंदे को साल में 2 दफ़ा या हर साल उसको अगर टाइफाइड हो जाए तो उसका तो सारा सिस्टम खराब हो गया। फिर ऊपर से मजे की बात है, फिर वो डॉक्टर्स डायरेक्ट टीके लगाते हैं, वो इतने खतरनाक, उससे फिर वो किडनी अलग खराब हो गई, लीवर अलग बैठ गया, आपका इम्यून सिस्टम, आपके जो अंदर फायदेमंद जरासीम थे वो भी मर गए। तो अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी अपनी की कराई है ना, हम खुद करते हैं। अब वो इल्ज़ाम हम ये देते हैं कि डॉक्टर साहब जी जापान में हैं, उनकी एवरेज उम्र एक सूबे में 120 साल है। अल्लाह ताला 120 साल तक उनको नहीं बुलाता है। हम मुसलमान जो पाकिस्तान के, हमें 50 साल के बाद फ़ौरन बुलाता है कि जल्दी आप लोगों की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है ना, हम अल्लाह ताला ये आपके खाने पीने और आपका रहने सहने के जो तरीक़ेकार है, इसकी वजह से हम बीमारियों के शिकार होते हैं और वक्त से पहले मरते हैं। अब वो जापानी भी जल्दी मरने चाहिए ना, बहुत सारे ममालिक में तो अभी उनकी एवरेज उम्र 70-80 साल से ज़्यादा हो गई है। जापान में उस सूबे में 120 साल है। जैसे हमारे डॉक्टर साहिबान के पास है तो आपको चावल खाना बंद करते हैं, वो 3 टाइम चावल खाते हैं, 3 टाइम उनकी वो 3 टाइम चावल खाते हैं, वो 120 साल एवरेज उम्र है, उनकी स्किन इतनी फ्रेश है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं। अब इसमें इको बेस्ड डिजास्टर का मतलब ये है कि आपने एग्रीकल्चर अच्छा किया है, जंगलात की हिफाजत की, अपने पानियों की हिफाजत की, आपने दरिया की हिफाजत की, आपकी झीलें हैं उनकी हिफाजत आपने की, तो आपका ये जो हवा के अंदर जो मुख्तलिफ केमिकल्स हैं या गैसेस है, जिसकी वजह से आपके ग्लेशियर्स पिघलते हैं, आपका ग्रीन हाउस गैस या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं वो कम होता है। अब उसके ये फायदे हैं कि डिजास्टर प्रिवेंशन भी हो सकती है, उससे हैजर्ड मिटिगेशन हो सकती है, क्लाइमेट एडेप्टेशन हो सकती है। ये इसके मेन टारगेट्स हैं। अभी इससे क्या हो सकता है, कार्बन स्टोरेज स्टेशन, ये थोड़ा सा मेरे ख्याल में क्लियर नहीं है। जैसे जितने दरख्त लगाते हैं आपका कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है, जितना ज़्यादा होगा आपके लिए नुकसानदेह है। क्यों नुकसानदेह है? वो हवा के अंदर जो सूरज की रोशनी आती है, हरारत आती है, उसको जज़ब करता है लोकलाइज हीटिंग। मसलन अक्सर एग्जाम्पल में सर मैं बताता हूँ, ये जो ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज, गर्मियों में जुलाई में आप कशरोट बाजार से गुजरे, आपको इंतहाई गर्मी फील होती है बहुत ज़्यादा शिद्दत से। उसी लम्हे आप गुजर के आप आए इधर सुल्तानाबाद
सुल्तानाबाद में जैसे ही इंटर होते हैं आपको बिल्कुल फील होता है कि जी यहाँ टेम्परेचर 5 डिग्री कम है और यहाँ बड़ी अच्छी ज़बरदस्त किस्म की हवा चल रही है। वजह क्या है, कशरोट में सारे आपके कमर्शियल हैं, हमने कन्वर्ट किए हैं आरसीसी बिल्डिंग्स में। उधर क्या है, सुल्तानाबाद में सारा आपके बिल्डिंग्स भी हैं, साथ साथ ग्रीनरी है, दरख्त हैं। ये दरख्त जो है आपकी हवा के अंदर से जब ये कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करते हैं, उसके साथ साथ बहुत सारे केमिकल पोल्यूटेंट्स हैं उनको भी जज़ब करते हैं, वो साफ करके हवा में छोड़ते हैं, तो आपको बेहतरीन फील होता है। अब टेम्परेचर जब कम होगा तो आपके पहाड़ों के ऊपर, ग्लेशियर्स के ऊपर भी उसका असर कम से कम होता है। ये छोटी सी एग्जांपल है उसकी, ये जो इको बेस्ड प्लांटेशन की। आप कभी ये कहीं भी जाएं जहाँ पे दरख्त ज़्यादा होते हैं, आपको फौरन टेम्परेचर कम होता हुआ महसूस होता है। बियाबान से आप गुजरें, आपको ज़्यादा गर्मी फील होती है रेगिस्तान से। तो ये सारे वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपका पानी भी बेहतर हो सकता है, अच्छा आपकी सॉइल भी बेहतर हो सकती है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हो सकती है, आपकी जो लाइवलीहुड कहते हैं ना, लाइवलीहुड आपकी जो जिंदा रहने के लिए जो आपकी माशी हालत है वो बेहतर हो सकती है। कैसे हो सकती है, आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप एग्रीकल्चर करते हैं, आप अपना खाते हैं, फॉरेस्ट होगा आप अपने लिए फ़ायदे उठाएंगे, नहीं होगा तो ये सारी चीज़ें आप बाहर से खरीदनी है और आपका अपना नुकसान है। इसी के साथ जैसे अभी ज़हीर साहब ने बताया ना कि हमारा ये इलाका ऐसा है कि बस खाली डिजास्टर्स के, दुनिया के सारे डिजास्टर हमारे यहाँ आते हैं, ऐसा भी नहीं है। जापान में एक सूबा है जहाँ पे 5000 मिलीमीटर बारिश होती है, हमारे यहाँ नॉर्मली इस दफ़ा 300 मिलीमीटर बारिश हुई है और इतने हम परेशान हो गए हैं। उनके पास 5000 मिलीमीटर बारिश होती थी उनके एक सूबे में, और उसकी वजह से जो डिजास्टर्स आते थे उन्होंने कैसे कंट्रोल किए। जिस तरह हमारे यहाँ ट्रेडिशनली हमारे पुराने इंडिजिनस जो नॉलेज कहते हैं ना, हमारी नस्ल आबाद से एक हमारी उनका एक इल्म था हमारे पास आता रहा है। जैसे डॉक्टर साहब से भी बात हो रही थी, जैसे बहुत सारे हमारे पास पौधे या जड़ी बूटियाँ ऐसी थी जो बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल करते थे। बहुत सारी एग्रीकल्चर की क्रॉप ऐसी थी जो यहाँ पे होती थी, फसलें जो हमने तबाह की है। मसलन आपकी गिजर में भुकक, आप उसमें क्या कहते हैं पता नहीं, सिटी में फावा बीन्स डॉक्टर भुकक के जना भी। अच्छा, भुकक के डॉक्टर साहब बताएं कि मेडिसिनल क्या फायदे हो सकते हैं। मैं एनवायरमेंटल बताता हूँ। इसका जो यूज होता है ना, गुर्दे में पथरी वगैरह और इन्फेक्शन हो तो वो भुकक को बॉयल करके उससे पानी पिलाते हैं। आप अंदाजा करें। अच्छा, इसके क्या फायदे हैं, इसके ऊपर हजारों रिसर्च पेपर्स हैं ईरानियों के, अच्छा अरबियों के, जो अरब पढ़े लिखे लोगों के। हम नॉर्मली अरब और ये जो इस तरह के मुसलमानों को कम पढ़ा लिखा समझते हैं ना, हमसे बहुत आगे हैं। अच्छा, इसके क्या फ़ायदे हैं? सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि सुपर फूड है, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन ग़िज़ा है, ये पैगंबरों की ग़िज़ा है। और जो फ़रऊन जो नहीं है, मिस्र के जो पिरामिड्स बने हैं उनकी ग़िज़ा थी, और वो लोग बहुत तकड़े बहादुर होते थे। जैसे मसलन हमारे हर मौलवी या हमारे फ़िरके में खास कर आगा सब आपकी इजाज़त से, हमारा जो भी मौलवी मजलिस पढ़ता है जो कहता है कि हज़रत अली जो की रोटी को पानी में भिगो के खाते थे या दूध में। अब कुरान में बताया गया है कि आप नेक काम करेंगे दुनिया में तो जन्नत में जो भी शराब पिलाई जाएगी। मौलाना साहब सही बता रहा हूँ ना, आप इंडोज करें, वो भी आगा वाली वो इंडोज करेंगे, ये वाली आप इंडोज करें। जापान में आप जितनी होगी अच्छा, वो हमने लसीब की तस्वीर लगाई थी, वो इल्जाम वो मैंने वे प्रोटीन तो हुआ ये था कि अंदर जब हम सोते थे ना, ये वाली शराब पड़ी हाँ, हुई थी। हाँ। तो एक दिन हमारे एक साथी ने की जो इफादियत है ना, अब उसकी वजह से आप उसमें बहुत सारे केमिकल्स ऐसे हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अब इसी तरह एक जो सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, दूसरा ये है कि जो भुकक है ये आयरन बहुत ज़्यादा होता है इसमें, खासकर ख़वातीन प्रेगनेंट उनको अगर उस हालत में खिलाएं तो बच्चे नेचुरली IQ लेवल अच्छा होगा, आयरन की जो कमी होगी वो पूरी होगी। दूसरे जो उसमें मिनरल्स हैं, कोई 22 सर उसके अंदर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। जैसे हम कोई बहुत बीमार होता है तो हम एंश्योर का प्रोडक्ट नहीं पिलाते हैं, उससे ज़्यादा इसके अंदर है। तीसरा जो उसका मेडिसिनल वैल्यू ये है कि डोपामिन एक केमिकल होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर है, वो उसकी कमी से एक बीमारी होती है, डिप्रेशन होता है। ये डिप्रेशन वगैरह है ना, हमारी ग़िज़ा के का बहुत बड़ा रोल है इसमें। जो हम बात बात पे या खुदकुशी करते हैं या एक दूसरे को मारते हैं या कत्ल करने के लिए तैयार होते हैं। अब डोपामिन जो है, जो सिंथेटिक है ना, जो लेबोरेटरी में बनता है, उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा है। इसके प्लांट बेस्ड डोपामिन के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, नेचुरल न्यूरो ट्रांसमीटर है। तीसरा इसका ये तो इंसानी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। तीसरा इसका फ़ायदा ये कि जानवरों के लिए बेहतरीन चारा है जब इसका जो भूसा बचता है। पांचवा इसका फ़ायदा ये है कि ये इसकी फसल को पानी नहीं चाहिए, खाद नहीं चाहिए। इसके
हवा के अंदर जितनी ये गैस है ना, खासकर नाइट्रोजन एक गैस होती है जो नुकसानदेह होती है हवा के अंदर, उसको जज़ब करता है। इसकी जड़ों के अंदर कुछ खास किस्म के बैक्टीरिया होते हैं, उसको अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, खाद में कन्वर्ट करते हैं। अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी नेमतों से नवाजा है। अब अमोनिया में जब कन्वर्ट करता है तो आपको खाद देने की जरूरत नहीं है, उसको हमने ख़त्म किया है। अब हम क्या लगाते हैं? आलू लगाते हैं। हमारे एग्रीकल्चर वाले भाई हैं, आलू को बायोलॉजिकल वॉर, बायो पायरेसी कहते हैं, उसका सबसे बड़ा टूल है। किसी एरिया की इकोनॉमी को तबाह करना हो, लोगों की हेल्थ को तबाह करना हो, आलू लगाएं। अब आलू के लिए लेबर ज़्यादा करना होता है, और हमारे यहाँ लेबर सारी खवातीन करती हैं। हम मर्द हज़रात रोड में सिर्फ जाके या तो होटल का खाना खाते हैं या बाहर जाके तमाशा देखते हैं। तीसरा ये काम है कि उसको पानी ज़्यादा चाहिए। जब पानी ज़्यादा देंगे तो हमारा एरिया स्लोपी है, वो इरोड होके गिरेगा, नीचे फ्लड आएंगे। चौथा ये है कि उसको आपने खाद देनी है। जब हमारे पास जानवर ही नहीं होगा तो हम खाद बाजारी देंगे। बाजारी खाद जब इस्तेमाल करेंगे वो पानी में शामिल होगा तो वो कैंसर और हार्ट अटैक का सबसे बड़ा सबब है। उसके अंदर पेपर्स हैं, बहुत सारे रिसर्च है उसके अंदर। तो हमारे यहाँ कैंसर है कि नहीं है ज़्यादा? इंडस्ट्री तो कोई है नहीं ना हमारे पास, और कोई पोल्यूशन का सोर्स नहीं है, नाइट्रेट और नाइट्राइट। इसी तरह मकई बेहतरीन गिरा है। अब मकई हमें से कोई खाता है? हम जानवरों को खिलाने के लिए लेकर आते हैं, और वो जो यूक्रेन वाली कहते हैं हम खुद खाते हैं, तो वो जानवरों वाली खसलतें हमारे अंदर आ गई हैं, हमारी उनके पास चली गई हैं। तो इसलिए हम न सोचते हैं न समझते हैं, हर चीज़ में हम डंडी मारते हैं। अब ये जो डी साहब के लिए है, आपने इम्पैक्ट चेन है, ये इंटरमीडिएट इम्पैक्ट्स हैं और हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन है। अब आपने क्या करना है? आपने डिजास्टर आने के बाद बात में बात के नहीं जाना है। पहले से आपने ये प्लान करना है कि आपने एसेस करना है हैजर्ड क्या है आपके पास। टू मच प्रेसिपिटेशन इन वेट सीजन। सर आपका वेट सीजन कब होता है आगा साहब? जुलाई अगस्त में होता है ना। टू मच प्रेसिपिटेशन इन ड्राई सीजन। ड्राई सीजन की जनवरी फरवरी में। अब बर्फबारी ज्यादा हो रही है ना, अब उसमें अब ये सिचुएशन हो गई तो आपने इस वक्त क्या हो सकता है? फिर टू मच वाटर लेवल ज्यादा होगा, इरोजन होगी, सेडिमेंट डिपोजिशन होगी, सिल्टेशन होगी, डिग्रेडेशन होगी इकोसिस्टम की, और इंक्रीज फ्लो होगा, वेलोसिटी ज़्यादा होगी। ये सारी चीज़ें ज़्यादा होंगी। उसको आप फोर्सी करते हुए आपको डिजास्टर को प्लान करना है। ये सिचुएशन होगी तो मैंने इसको प्रिवेंट कैसे करना है। अब ये हम करते नहीं है, वो उधर से बदसमत में से सैलाब आ गया, हम पहुंच गए जी, आ गया था तो अब हम ये पहुंच गए हैं, हमने 2 टेंट डाला है, तो वो हम दुनिया से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, हम खुद भी वहाँ पहुँचते। इससे पहले करना है। अब एक्सपोजर नीचे येलो में है, उसका क्या है? फ्लडिंग होगी, सैलाब आएगा, वल्नरेबिलिटी होगी। क्या होगा? हम नाजुक होंगे, हिसास होंगे। जो दरिया के साथ लोग रहते हैं या उस नाले के साथ रहते हैं, वो या उनके घर चले जाएंगे या उनकी जानें चली जाएंगी। रिस्क ऑफ डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी एंड लॉस ऑफ लाइफ ड्यू टू फ्लडिंग, ये रिस्क हमारा है। अब उस कंडीशन में हमने कैसे उसको प्लान करना है आगे बढ़े। अब इसी सीजन में अगर फर्ज करें, हैजर्ड में दूसरा थोड़ा सा चेंज है उसके अंदर। अगर 100 मिलीमीटर बारिश होती है, से हम इस तरफ सोचते ही नहीं है ना, उस होगी वो चीज़ें हमने पहले से प्लान करना है। ये दुनिया इस तरह करती है। आपके बराबर में इंडिया है, आपके बराबर में नेपाल है, आपके बराबर में जो हमसाय ममालिक में आपके ही बराबर के लोग हैं, ईरान है, वो इन चीज़ों को इस तरह प्लान करते हैं। हम क्या करते हैं? इधर आए, बैठे, खाए, पिए, हम चले गए, अटेंडेंस डाली, वो फिर हमने बिल्स प्रोसेस किए, अल्लाह अल्लाह खत्म। तो हम अपने बच्चों के लिए गड्ढे खोद रहे हैं, किसी और के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए गड्ढे खोदते हैं। तो हमें थोड़ा सा इंसाफ के साथ, जो हमें सरकार जो पैसे देती है उसको ईमानदारी के साथ अगर उसको थोड़ा सा भी हम अगर 20-25% भी हक हलाल करें तो ये चीज़ें कम हो सकती हैं। और जाहिर सी बात है इसमें मुल्क का नुकसान है ना। फ्लडिंग हो गई, अरेबियन से ट्रिलियंस का नुकसान हुआ है। अब वो पैसे अगर नुकसान नहीं होता तो गवर्नमेंट या हेल्थ में लगाती, या लोगों की एजुकेशन में लगाती, या हमारे यहाँ कोई डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट आता, उसकी वजह से बहुत सारे प्रोजेक्ट के पैसे आपके कट गए। अब इस सूरत हाल में ये इम्पैक्ट्स हैं, इसमें ऊपर दिया हुआ वेटलैंड। अगर इस सूरत हाल में अगर आप आगे बढ़े, एक और स्लाइड है, इस सूरत हाल में अगर आप पहले से प्लान करते हैं, ये बारिश होनी है, इस तरह की चीज़ें हैं, एक्सपोजर थोड़ा सा बढ़ गया है इधर, आपने देखा होगा। अच्छा, इसी तरह इको सिस्टम सर्विसेज का एक इधर बताया है, वो सारा हमारे यहाँ होता था पहले। वो तस्वीरों में, ये तो फिर नक्शों में है, वो तस्वीरों में जब चीज़ें सामान आएंगी तो आपको समझ आएगी हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अच्छा, ये सारे डॉट्स जो हैं ये इसके फायदे हैं। अगर आप इकोसिस्टम फॉरेस्ट दरख्त लगाएं, अब जैसे इसकर्दू में थे, इसकर्दू में आप जाए ना, इसकर्दू से खपुड़ जाए सर, तो दरमियान में दरिया के साथ साथ एरिया है, उससे ऊपर रोड के साथ का एरिया है। ये सफ़ेदे के जो दरख्त है, हम सब जानते हैं ना कि सफ़ेदे के दरख्त को पानी बहुत चाहिए ना, जहाँ पानी ज़्यादा है वहाँ हम सफ़ेदा लगाते हैं। अब जहाँ
पानी नहीं है वहाँ सफेदा लगाएंगे तो क्या होगा, खराब होगा ना। अच्छा, जहाँ पानी नहीं है हमने कभी सोचा है कि वहाँ क्या लगाना चाहिए? हमारे कोई भी यहाँ बताए आप में से कोई भी जो बगैर कम पानी में उगता है आपके अलावा, जो आपके भी अलावा? एग्रीकल्चर वाला भाई नहीं है, निकल गए। अच्छा, गुनेर का को उसकी भी यही हिफाजत है। गुनेर जो है ना रशियन ओलिव कहते हैं, उसको बिल्कुल पानी नहीं चाहिए, इंतहाई ड्राई जमीन में उसकी ग्रोथ होती है। केकर की भी इसी में होती है। अच्छा, गुनेर के फायदे ये हैं कि गुनेर का फ्रूट जो आर्थराइटिस का इलाज है, दुनिया उसको जोड़ों के दर्द के लिए इस्तेमाल करती है। गुनेर का भी वही काम है जो बुकक का है। अच्छा, वो इसी तरह हवा के अंदर से जितने आलूदा जैसे उनको सिंक करता है, खुद ही खाद बनाता है, और उसको पानी चाहिए ही। और बेहतरीन जलाने की लकड़ी, बेहतरीन पैनलिंग की लकड़ी है, मल्टीपल फायदे हैं उसके। जो तीसरा सबसे बड़ा फायदा है उसका गुनेर, और अगर आपके पास केकर का जंगल हुआ तो वहाँ पे आप शहद की मक्खियाँ पालें। जो अल्लाह ताला कुरान में शहद की मक्खी के बारे में जो मैंने सुनाया था ना, वो शहद की मक्खियों के लिए बेहतरीन हैबिटाट है। और शहद की मक्खी क्या को वह इसलिए होती है कि वो खल के खुदा की शिफा का बाइस बनती है। उसकी जो शहद पैदा करती है ना, वो उसमें खल के खुदा की शिफा है। अगर आप एक दरख्त लगाएंगे शहद की मक्खी के लिए तो वो आपको भी वही हो सकती है, आपको भी इल्हाम हो सकता है, आप भी नेक बंदे बन सकते हैं। क्योंकि कुरान में बहुत सारी आयत कहीं गाय के ऊपर है, कहीं मकड़ी के ऊपर है, कहीं पहाड़ के ऊपर है, उन सब की अहमियत है। वो अहमियत बताने के लिए बताया गया। इन सब की आपकी ज़िंदगी के अंदर अहमियत है। इंसान मर जाए तो कोई, अगर हज़ारों लोग मर जाएंगे तो दुनिया में कहीं रहना है, लेकिन एक स्पीशी, कोई एक जानवर खत्म हो जाए, कोई एक कीड़ा खत्म हो जाए तो दुनिया तितर बितर हो सकती है। मसलन डॉक्टर साहब इधर मौजूद हैं, एक छोटा सा जरासीम है हमारे पेट में होता है, इकोलाई, जिससे डायरिया होता है, डिसेंट्री होती है। इसी को अगर आप अच्छे वे में इस्तेमाल करें तो दुनिया की सारी वैक्सीन इसी से बनती हैं। ऐसे ही ना डॉक्टर, इसी से बनती है। अल्लाह ने कोई चीज़ बगैर मकसद के पैदा नहीं की है। इन्हीं जरासीमों से अब कुछ लोग बीमार होते हैं, उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ जरासीम, कुछ गोलियां जो इस तरह की आती हैं, कुछ चीज़ें इस तरह की आती हैं, वही जरासीम होते हैं। अब वो चीज़ें हम ये समझते हैं कि ये बगैर मकसद की हैं, तो हमें थोड़ा सा पढ़ना भी चाहिए, थोड़ी सी दुनिया क्या करती है वो भी हमें सोचना चाहिए। और उसके बाद थोड़ा सा हम अपने लोगों के लिए बेहतर, अब जब हम खुद नहीं पढ़ेंगे, हम खुद नहीं कोई काम करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा ना कि दुनिया क्या कर रही है। अभी ये जो एग्रीकल्चर के हिसाब चले गए, इंडिया ने जो राजस्थान का डिजर्ट था सर कोरोना के अयाम में, उसको एग्रीकल्चर में कन्वर्ट किया। पिछली दफ़ा एक वीडियो आई थी, उसमें ये बताया गया था कि इस वक्त दुनिया में जो गौस आजम हैं और वलीउल्लाह जो हैं, वो वही बंदा हो सकता है जिसको क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर आती हो या उसमें पीएचडी हो। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर क्या, आपके पास गर्मी ज़्यादा हो रही है, आपके पास ठंडा है ज़्यादा, आपके पास पानी की कमी है, उस सूरत हाल को फोर्सी करते हुए ऐसी फसलें वो उगाए जो लोगों के फ़ायदे के लिए हों। तो वो क्या है, मुश्तहिद है, गौस आज़म है, वलीउल्लाह है, और इस वक्त इसराइल है दुनिया में, वो बगैर पानी के एग्रीकल्चर करता है और हम उसका मुकाबला करते हैं। और इंडिया ने राजस्थान में इसराइली टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल पूरे राजस्थान को एग्रीकल्चर में कन्वर्ट किया है। आपके पास सारे टमाटर भी सारे उधर से आ रहे हैं। अफगानिस्तान इतने अरसे से हालत जंग में है, आप गिरगिट के पूरे बाजार में देखें अंगूर कहाँ से आ रहे हैं, आ रहे ना, शहद कहाँ से आता है, पूरी बाजार में बेकरी में ईरान से आता है, दुनिया में दूसरा बड़ा प्रोड्यूसर है। और हम कहते हैं हम एग्रीकल्चर मुल्क है, हम गिरगिट बल्तिस्तान में पता नहीं ऑर्गेनिक खाते हैं, हम कुछ भी नहीं खाते। अभी आप समोसे और ये जो सैंडविच खा के आए ना, ये जहर खा के आए। आप अपनी चीज़ को नहीं खा के आए, वो पता नहीं किस किस्म के तेल में उन्होंने तला है, और सैंडविच के अंदर जो क्रीम डाली गई है, डॉक्टर बेहतर बता सकते हैं। हम में 70% या तो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, या कोई भी चीज़ आपकी यहाँ पे दुनिया की ऑर्गेनिक चीज़ें हैं जो आपके इस शहर एरिया में उगती हैं। अभी मैं बाहर यहाँ गया था तो इन्होंने एक रोज़मेरी का प्लांट लगाया है। अब उन्होंने को पता नहीं होगा जिन्होंने लगाया है इसके क्या फ़ायदे हैं। ये -25 तक ग्रो करता है, एंजाइटी डिप्रेशन का इलाज है, कैंसर का इलाज है। इसको सूंघे आपको अंदाज़ा होगा। ये आप जितने ये जो सेंट्रल एशियन ममालिक में जो खाने पकाते हैं ना, उसके अंदर ये डालते हैं, और हमारे यहाँ बाहर है, हमें पता ही नहीं। तो ये वो चीज़ें, हमें उन चीज़ों की तरफ लोगों को लेके जाना है। अब गिलगित में किसी भी बेकरी में जाके उसको कहे ना, जो बड़े बड़े रोज़मेरी की टी मुझे चाहिए, तो आपको 1000 का इतना सा पैकेट देते हैं और आपके पास यहाँ बाहर पड़ा हुआ है। तो ये वो चीज़ें हैं जो एग्रीकल्चर को करना है, फॉरेस्ट वालों को करना है, हमारे जो डिजास्टर वाले हजरत हैं उनको करना चाहिए। जो डिजास्टर वाले बंदे का वेट इतना नहीं होना चाहिए अगर वो रियल काम करे, क्योंकि उसने सैलाब वाले एरिया में जाना होता है, उसने हाई एरिया में जाना होता है। पेट निकला है तो मकसद ये है कि काम सही नहीं कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़े, तो आगे और बढ़े। अब ये सारी चीजें जब आप करते हैं ना, इसके क्या फायदे हैं?
वेटलैंड रिस्टोरेशन, आप झील बनाते हैं या पानी के लिए जो तालाब बनाते हैं, रिटेंशन पॉन्ड है, राइपेरियन जोन, इसी तरह एग्रो फॉरेस्ट्री है, बफर जोन है, कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन, जैसे मैंने बताया ना, आप आलू के बजाय मकई भी काश्त करें, बकवीट भी काश्त करें, बुकक भी काश्त करें, सब्जियां भी काश्त करें, अच्छा ब्रोकली भी काश्त करें। ब्रोकली समझते हैं ना, गोभी और ब्रोकली, लेकिन आप में से किसी ने नहीं खाया होगा ब्रोकली। काश्त करते हैं ना, वो इतनी महंगी सब्जी है, डॉक्टर साहब को पता है, पूछे तो आपको अंदाजा होगा वो कितनी अच्छी है। अब हमारे यहाँ ये फैक्ट्री होती है, लेकिन हम करते नहीं हैं। अब इसका जो वही एक तस्वीर है, आगे वो जो आगे बढ़े, ये जो आपको तस्वीर शुरू में जो दिखाई था, इसका क्या इम्पैक्ट है, ये अभी आगे आपको इसी तस्वीर के ऊपर ये सारी चीजें आपको बताएंगे। ये जो ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं ना, इनको ग्रीन हाउस, जैसे हम घर में ग्रीन हाउस लगाते हैं ना सर्दियों में ऑफ सीजन वेजिटेबल के लिए, वो क्यों लगाते हैं? आप टेम्परेचर को ट्रैप करते हैं, उसके अंदर जज़ब होता है, और अंदर जो ग्रीन हाउस के अंदर टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे सब्जियां उगती हैं। अगर ये ग्रीन हाउस आपके एटमॉस्फेयर के अंदर ज्यादा होंगी तो आपका टेम्परेचर बढ़ेगा ना। जैसे मसलन डॉक्टर साहब इधर है, आप में से किसी को बुखार हुआ है कभी? सबको हुआ है। एक बताएं कि जब बुखार होता है तो आपको कैसे फील होता है? बॉडी में पेन होती है। हाँ, और क्या होता है? नॉर्मल टेम्परेचर कितना है आपके जिस्म का? आइडियल कितना होता है? हैं? ठीक, सर कितना होना चाहिए आइडियल? अगर उससे 1 या 2 पॉइंट ऊपर हो जाए तो उसको डॉक्टर साहब इनकी मेडिकल की ज़बान में हाई ग्रेड फीवर कहते हैं ना सर, ये कहते हैं ना। अगर 102 बुखार हो गया है, ये इंसानी जिस्म का अल्लाह ताला ने एक टेम्परेचर सेट किया। इसी तरह आपके जो ज़मीन है ना, ये एक इसी तरह इंसानी जिस्म की तरह जिंदा जिस्म है जिसका एक टेम्परेचर है। अगर इसके ऊपर 1 डिग्री आप बढ़ाते हैं, जिस तरह बुखार में आपको बिल्कुल बेचैनी फील होती है, जोड़ में दर्द होता है, सर में भी दर्द होता है, बेगम के साथ भी बात पर लड़ते हैं, बच्चों को डांटते हैं, इसी तरह आपको खाने को दिल नहीं करता है, यही सूरत हाल इस ज़मीन के साथ भी होता है। सादा सी एग्जाम्पल ये है कि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है, जिस तरह आपको पसीने आते हैं, इसी तरह ये ग्लेशियर्स को पसीने आने शुरू हो जाते हैं, बर्फ को पसीने आने शुरू हो जाते हैं। पसीने मतलब पिघलना शुरू हो जाता है। जब पिघलने की बारी आती है तो जाहिर सी बात है, नीचे आपने सारा एरिया बंजर किया हुआ है, ना कोई दरख्त है ना कुछ है, वो ज़मीनी कटाव की शक्ल में, सैलाब की शक्ल में सारा नीचे एरिया बहा के लेके जाता है। इसी तरह जो जिस बंदे ने ये पेपर लिखा है सर, मैं आपको डिस्कस करता हूँ, वो कुरान और एनवायरमेंट, इन तीनों गोरे यहूदी हैं। मोरक्को मराकश का जो मुल्क है ना, उसमें इंग्लिश जो वर्जन था कुरान का, उसका ट्रांसलेट किया है। हम जो मुसलमानों के फिरके हैं, हमारे मुताबिक तो कुरान को कोई गैर मुस्लिम हाथ नहीं लगा सकता है। वो हाथ नहीं लगाएगा तो उससे कैसे इस्तेफादा करेगा? हमने तो इस्तेफादा नहीं किया है। कुरान सबके लिए, वो चाहे गैर मुस्लिम है, वजू में है, नहीं है, वो पढ़ेगा तो उससे इस्तेफादा हासिल करेगा ना। अब उसने जो इस्तेफादा किया है और हमें रिसर्च पेपर की शक्ल में दिया है, पानी के बारे में बताया कि पानी जो वो ये कहता है 1400 साल पहले पानी का इस्तेमाल वजू के लिए जो रसूल पाक ने बताया है, अभी मॉडर्न साइंस उस लेवल तक नहीं पहुंची है कि आपने गुस्ल के लिए 1 बालिश पानी इस्तेमाल करना है, वजू के लिए इतना करना है। अगर उसमें से 1 कतरा भी आप ज़्यादा करते हैं तो बज़ाहिर वजू है, लेकिन अल्लाह के नज़दीक वो बातिल है। आपने क्योंकि इसराफ किया है एक इंतहाई बेहतरीन नेमत के साथ। तो ये वो चीज़ है। अब ये जो है ना ग्रीन हाउस, इसका जो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट से पहले ये पाकिस्तान जो था, एक जर्मन इदारा है जो रिस्क आइडेंटिफाई करता है। कितने नंबर पर था सर डिजास्टर में पाकिस्तान उससे पहले? माशाल्लाह 5वें नंबर पर था। अल्लाह तौफीक दे पढ़ने की। उसके बाद अभी जो 10 बिलियन की सुनामी के बाद ना, ये 8वें नंबर पर चला गया। क्यों? जब आप दरख्त लगाते हैं तो आप रिस्क फैक्टर कम होता है। कैसे कम होता है? वो आगे सारी सिचुएशन तस्वीरी शक्ल में है। अब वो जो दरख्त लगाते हैं, इन सारी गैसों को वो जज़ब करते हैं, आपके ग्लेशियर्स तक पहुंचने से पहले इसको ट्रीट करते हैं, आप एग्रीकल्चर करते हैं। जैसे अभी उन्होंने वो ओलिव के बागात लगाए थे, आपको आइडिया होगा ना उनका, वो हमने भी शुरू किया एग्रीकल्चर में। हमारे यहाँ हम रिसर्च नहीं करते हैं, हमारे पास कौन से पौधे जल्दी उगते हैं, कौन से यहाँ की एनवायरमेंट के हिसाब से फेवरेबल है, हमें वो लगाना चाहिए। जैसे केकर का बताया, गुनेर का बताया, खुबानी, आप अखरोट का तेल हो सकता है, अखरोट का तेल बेचे ना दुनिया को, बादाम का तेल बेचे। महंगातरीन अभी डॉक्टर साहब वो कबीर के ऑयल के बारे में पूछ रहे थे। इससे बेहतरीन कोई ऑयल नहीं है। अगर आपने कारोबार आपके यहाँ पूरे गिलगित-बल्तिस्तान में भरा पड़ा है। टर्की 6000 मेट्रिक टन कबीर यूरोप को एक्सपोर्ट करता है। ये जो कबीर आप समझते हैं ना, चोपर, उस चोपर की करामात का आपको पता नहीं होगा। जमीन को जोड़ के रखने के लिए उससे बेहतरीन प्लांट दुनिया में नहीं है। उसकी जड़ें बिलू लंबी होती हैं। पुराने ज़माने में उसकी जड़ को मौजी बीमारियों के लिए इस्तेमाल करते थे।
अब हम क्या करते हैं, अभी रोड बन रहा है वो तबाह हो जाएगी, इधर इधर मुख्तलिफ जगहों में जहाँ जहाँ ये है वहाँ पेपर्स हैं, वहाँ पे कोई ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ कीड़े पड़ गए हैं, तो हम सॉलिड वेस्ट अपना जो गंदी तरीन चीज़ है जाके वो ओपन छोड़ देते हैं। अब वो वैसे कहते हैं ना कि कुत्ता भी जब वो गलाजत करता है ना उसके ऊपर पानी डालता है, वो मिट्टी डालता है, तो हम उस कुत्ते से भी बदतर हो गए, हमारी हरकतें उस लेवल की हो गई। अपने कचरे को भी मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ, हम अपना घर में भी यही करते हैं, मैं अपना कचरा बाहर गली में छोड़ देता हूँ, घर को साफ करता हूँ लेकिन गली को गंदा करता हूँ। और हम ये समझते हैं कि घर की सफाई खवातीन की जिम्मेदारी, ये सबकी जिम्मेदारी है। इस्लाम में तो मर्द का ज़्यादा काम है उसके अंदर, लेकिन हम मर्द काम चोरी करते हैं, नमाज के लिए भाग के जाते हैं घर में सबको परेशान करके। तो अब ये जो सारी चीज़ें हैं वो उसका लिंक है, इस्लाम के साथ भी लिंक है, डिजास्टर के साथ भी लिंक है, हमारे मोहम्मद अली भाई के साथ भी लिंक है। तो ये जो क्लाइमेट और वेदर, आप सबको डेफिनेशन पता है, वेदर बहुत अरसे के लिए होता है। क्लाइमेट जो वेदर शॉर्ट टाइम के लिए, तो क्लाइमेट बहुत अरसे के लिए 30 साल का मिनिमम क्राइटेरिया ये है कि 30 साल तक जो आपके आब हवा के अंदर जो तब्दीली ना उसको मॉनिटर करने के बाद फिर कहते हैं कि क्लाइमेट के अंदर तब्दीली आई है। वेदर जैसे सुबह गिलगित में हमें अपने घर से निकला तो शदीद बारिश हो रही थी, नीचे हमारे सुहेब साहब को पिक करने के लिए मैं बेस्ट रोड में गया तो वहाँ घर के मारे बारिश ही नहीं हो रही थी। तो अब ये अंदाजा लगाएं कि वेदर और क्लाइमेट में कितना बड़ा डिफरेंस है। आगे बढ़े। इसी तरह इसको मॉनिटर करने के लिए वेदर या क्लाइमेट में कोई तब्दीली हुई नहीं हुई है, तरीका है। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो थर्मामीटर से चेक करते हैं ना टेम्परेचर ज़्यादा या कम हुआ है। अब इस क्लाइमेट के अंदर कोई चेंजेस आती हैं तो आपके पास कोई आले होने चाहिए, कोई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, फिर आप बता सकते हैं। हम 90% चीज़ें इस मुल्क में ईमान की रोशनी में बताते हैं, जैसे नहीं करते फलानी उसमें ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, जिसकी वजह से हम परेशानी में मुब्तला हैं। आगे बढ़े। ये एक ग्लेशियर है, इसके बाद आगे। अच्छा, इनकी अहमियत क्या है? ड्रिंकिंग, इरिगेशन, डोमेस्टिक यूज, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पन बिजली। अच्छा, ये चार उसके करामात हैं, इससे फायदे हासिल सकते हैं। अगर आप नहीं करें तो क्या है? नेचुरल हैजर्ड्स है, फिर अल्लाह आपके ऊपर वो अज़ाब की शक्ल में नाज़िल करता है कि ये तो कुरान नेमत के शिकार हैं। जैसे वो हमें कुरान में बहुत सारी केस स्टडीज है ना, स्टोरीज हैं। एक ऊँटनी थी या एक वो था जिसको हिफाजत के लिए कहा था, मार दिया तो वो कौम गर्क हो गई। तो बचाने का मकसद ये था कि वो एक बायोडाइवर्सिटी के अंदर आता है अगर आप साइंस के अंदर। अब ये जो ग्लेशियर है ये देखना कितना बड़ा सोर्स है। और दुनिया में जो पाकिस्तान में जो ग्लेशियर और फ्रेश पानी है दुनिया में कहीं भी नहीं है। पूरी दुनिया इसके लिए परेशान हाल है और हमारे पास सदियों के लिए। और अभी जैसे जुनैद साहब ने बताया ना कि ये जल्दी ख़त्म होने वाले सोर्सेज नहीं है। हमें वैसे डराने के लिए ये कहा जाता है कि ये कल ख़त्म हो रहे हैं, परसों ख़त्म हो रहे हैं, ताकि हम साइकोलॉजिकली डिप्रेस हो। मसलन अब इस वक्त आपके पहाड़ों में कितनी बर्फबारी हुई ऊपर? ये तो मेरे ख्याल में 11,000 की एलिवेशन के ऊपर है। ग्लेशियर्स आपके 15,000 से मिनिमम शुरू होते हैं और 18-20,000 के बाद शुरू होते हैं। अब उस एरिया में कितनी स्नोफॉल हुई है हम में से कोई नहीं जानता है। वो जो गोरे आते हैं ना वो 1-2 महीने के लिए वो जानते हैं, हम नहीं जानते। हम कोई उस एरिया में जाकर महीने रिसर्च ही नहीं करता है ना। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें साइंटिफिक वे में जाके करनी है। आगे बढ़े, आगे 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 करें, आगे आगे करें। अच्छा, ये तस्वीरें जो है ना ये उसी की हैं, इसी तरह की। डॉक्टर साहब की ये ज़्यादा इसमें अट्रैक्शन होगी। ये उस थर्मल जनरेटर की है। ये क्या हो सकता है? ये ब्लॉक्स है, गोबर हो रहा है। ये गोबर वगैरह ये दरअसल में कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? ये मैं हर तरफ किया था सर, वहाँ पे मैंने ये चीज़ देखी बरसात वगैरह में ना। इसी तरह आपके बरसत में टेरू में एक जब गाछ नहीं निकाल के जलाते हैं ना, गाछ नहीं होती, पता है वो भी बता दो। अब ये जो है ना ये हॉपर की है, पीछे हॉपर ग्लेशियर है। ये यहाँ पे गीजर में भी इस्तेमाल होता है, हॉपर में होता है, हमजा नगर अपर हमजा में भी होता है, स्कर्दो में भी होता है, स्टोर में भी होता है। ये जो गोबर है उसको हम क्यों करते हैं? हम अपने आप को सर्दियों में गर्म करने के लिए करते हैं। अगर हुकूमत उन लोगों को अल्टरनेट देती, इस पानी से कोई हम फायदा लेते, इससे पन बिजली बनाते, उनको हाइड्रो पावर देते, तो वो ना माहौल बीमार होता ना वो खुद लोग बीमार होते। इस पे सर हमने एक रिसर्च स्टडी की थी यूएनडीपी के लिए। 99% जो सांस की बीमारियां थी और उसमें दिल की बीमारियां थी इसके साथ एसोसिएटेड हैं और ये ट्यूबरकुलोसिस का सबसे बड़ा सबब है। अच्छा, खवातीन इन गाँव देहात में जब वो गाय बैल बकरी उनकी ड्रॉपिंग होती है तो वो खवातीन उठा के दीवारों पे मारती हैं हाथ से। अगर वो हैंड वॉशिंग प्रॉपर नहीं करें तो इसके गोबर में टीबी का जरासीम एज ए नॉर्मल फ्लोरा होता है, इसलिए उन एरियाज में टीबी बहुत ज़्यादा है।
अच्छा, घर में एक बंदे को टीबी होती है तो वो सर कितने लोगों को फैला सकता है? 5 to 7 वो किस वक्त से फैला सकता है? अब इस कमरे में सर्दियों में ठंड है ना, हम बाहर से क्या करते हैं, इस पूरे कमरे को प्लास्टिक लगाते हैं। उसको एनवायरमेंट के ज़बान में सर सिक बिल्डिंग सिंड्रोम कहते हैं। जैसे बंदा बीमार होता है ना, इस तरह ये बिल्डिंग भी बीमार होती है, सिक बिल्डिंग सिंड्रोम। अच्छा, उस सिक बिल्डिंग का या बीमार बिल्डिंग का मर्ज क्या होता है? अंदर जो लोग होंगे, बूढ़ा या बुजुर्ग होगा या बच्चा होगा ना, तो वो जल्दी जल्दी बीमार होगा, उसको नमूनिया होगा, उसको सांस की बीमारी होगी। इसलिए अमूमन गिलगित में जो हमारे बुजुर्ग हैं जल्दी जल्दी चले जाते हैं सर्दियों में। अक्सर वो हमारे बारगाहों से या मसाजिद से ऐलान होता है कि फलानी बुजुर्ग चला गया, फलानी। सर्दियों में वो स्पीड तेज होती है। वजह ये है, ये जो है ना आपके फेफड़ों को भी तबाह करता है। साथ इसमें एक गैस होती है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे हमारे सिलेंडर्स है ना यहाँ पीछे लगे हुए हैं, अगर ये सिलेंडर वो गैस को कंप्लीट न जलाए, कंप्लीट उसकी बर्निंग नहीं हो, तो एक बाई प्रोडक्ट की शक्ल में वहां से CO रिलीज होता है। CO जो है ऑक्सीजन के मुकाबले में 200 गुना पावरफुल है। अब मेरे मुकाबले में अगर मामदनी साहब को लाए कुश्ती के लिए तो मुझे बाहर फेंकेंगे ना ये उठा के खाद से। तो इस तरह की सूरत हाल है। वो सेहतमंद है, मैं कमज़ोर हूँ, तो जाहिर सी बात है वो हेमोग्लोबिन के साथ जब अटैच होता है ब्लड के साथ, तो 3 मिनट तक दिमाग तक जब आपकी ऑक्सीजन नहीं पहुँचती तो आपके सर में दर्द होता है। वो घर में सर में दर्द होता है ना, खासकर जब हीटर लगाते हैं, इसका मेन कॉज ये होता है। उस वक्त आप या तो दरवाजे खोलें या हवा में चले जाएं। अब ये जो सिक बिल्डिंग सिंड्रोम वाला जो केस है, हम प्लास्टिक जब लगा के बंद करते हैं तो अंदर से जो गंदी हवा है ना वो बाहर नहीं जाती है, बाहर से साफ हवा अंदर नहीं आती है। और जैसे ही दरवाजे से बंदा अंदर आता है, अंदर से एकदम से वो अंदर से गर्मी बाहर चली जाती है, कमरा ठंडा होता है। जब उसको उससे पहले ही आप वेंटिलेशन प्रॉपर रखें ना, तो अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। सर्दी से बंदा इतनी जल्दी नहीं मरता है जितने इन पोल्यूटेंट से मरता है। क्योंकि जब आप घर को बंद करते हैं ना, तो साइड में RCC बिल्डिंग्स में नमी होती है, आपने देखा होगा दीवारों में नमी सी होती है, कारपेट के नीचे नमी होती है, वहाँ पर कुछ फंगल स्पोर्स होते हैं जो नमूनिया और सांस की बीमारी का बायस बनते हैं। एक आपने ये देखना है कि उस घर में फिर खुदा न खास्ता हम में से कोई अगर इस तरह का है, घर में कोई बड़ा सिगरेट पीता हो और उस घर में 1 या 2 साल या 3 साल के बच्चे हों, तो वो 1 या 2 साल का बच्चा उसी उम्र से सिगरेट पीता है और 20 से 25 साल में उसकी बॉडी में कैंसर सेल्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। उसकी बाकायदा एक कैलकुलेशन है कि इसकी कितनी एज एक्सपेक्टेंसी निकालते हैं कि कितनी एज के बाद उसके ये सिम्टम जाहिर होंगे। जाहिर से उसने 2 साल में शुरू किया ना बच्चे ने, मैंने तो 25 साल में शुरू किया था, अब जो बड़ा है 25 साल में। इसलिए घर के अंदर आप जितने भी सिगरेट पीते हो तो घर के बाहर पिए, बच्चों के सामने ना पिए। तीसरा, हम उस घर के अंदर जो प्लास्टिक जलाते हैं या प्लास्टिक से रिलेटेड चीज़ें जलाते हैं, इस्लाम में जो जली हुई रोटी खाना मकरूह इसलिए है ना कि उस जब वो जलती है तो उसके साथ 1400 साल पहले बताया है साइंस मकरूह है। वो जब जलती है तो उसमें एक केमिकल प्रोड्यूस होता है और हम उसको डाइऑक्सिन कहते हैं। सर उसमें एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में डाइऑक्सिन अगर 0.01 नैनोग्राम कोई बंदा इनहेल करता है उसका गैस या उसका केमिकल, उसको किसी भी लाइफ के स्टेज में उसको कैंसर होता है। जैसे हम प्लास्टिक कितना जलाते हैं घरों के अंदर, टायर जलाते हैं, इसलिए बुखारी में टायर और प्लास्टिक जलाना, खासकर प्लास्टिक जो घर में होता है वो आग लगाने के लिए हर बंदा इस्तेमाल करता है। एक आप खुद एक्सपोज होते हैं, फिर वो चिमनी से बाहर जाता है, फिर गिर जितने लोग हैं वो एक्सपोज होते हैं। अब उसका एनवायरमेंट का भी इम्पैक्ट है, हेल्थ के ऊपर भी है। इसीलिए कहते हैं ना कि सबसे पहले जो भी आप काम करते हैं मुकाफात हमारे, सबसे पहले आप खुद उसमें गिरते हैं, फिर दूसरा बाद में गिरता है। इसलिए ये वो चीज़ें हैं जो एनवायरमेंट के लिए भी नुकसानदेह हैं और सेहत के लिए भी नुकसानदेह हैं। अच्छा, ये जो गोबर है इसका फिर ग्लेशियर्स के ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट है उसका। इसी तरह ये उसी कुतवाल का एरिया है, यहाँ पे हमारे जो वहाँ पे मुसलमान हजरत हैं उन्होंने उनको उसको आग लगाया, जो गाटा है वो बच गया, उसको आग लगाया। अब ये जो कार्बन सिंक कहते हैं ना उसके सोर्स को खत्म किया है उन्होंने। इधर ये फिर सिंधु की तस्वीर है। अब जो भी वहाँ पे वो तो तस्वीर उसकी थी टेंट्स की। अब उसके बाद ये एक छोटी तस्वीर है जहाँ पे खाने पीने के बाद जो बचता है ना वो VIPs आने के बाद जिस तरह खा के चले जाते हैं, पीछे जो बचता है वो गिरा के आते हैं। अब ये गिराते जब है जिसमें ऑयल भी होता है, केमिकल्स भी होते हैं, फिर वहाँ पे वो सब्जा उगने के काबिल ही नहीं होता है। जहाँ पे तेल आप गिरा के देखें ना घर के अंदर कोई आपका तो जो आप सब्जा लगाते हैं बाहर, वहाँ कोई तेल गिरा के देखें उसके बाद कोई सब्जा उगे। तो अब ये जो है इसका और इसका जो थर्मल जनरेटर, ये इसका जो डस्ट निकलती है ना बुखारी में सूट जिसे कहते हैं, सर हम कॉमश कहते हैं ना। कॉमश जो है मेडिकली वो कार्सिनोजेनिक है, कैंसर कॉज करता है। अगर यही जाके ग्लेशियर्स के ऊपर बैठे तो ग्लेशियर के ऊपर का सूरज की जो हरारत है उसको जज़ब करता है, ग्लेशियर को जल्दी पिघलाता है बर्फ को, और ग्लेशियर के ऊपर लेक्स का बड़ा सबब बनता है। उसकी भी तस्वीरें हैं इसमें। अब ये जो इम्पैक्ट्स क्या है क्लाइमेट चेंज के, अब मेजर सेक्टर्स हैं उसमें वाटर सोर्सेज हैं, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी है, ह्यूमन हेल्थ फूड सिक्योरिटी है ना हमारी। अब अगर हमारे पास गंदम
वो यूक्रेन वाली नहीं है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा थ्रेट क्या है? एजुकेशन है, लोग एहतजाज करते हैं। आगे है तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन फेयर नहीं है। वो मुख्तलिफ लोग, हम एक ही डाइट के ऊपर है ना। अगर गंदम, जैसे डॉक्टर साहब को पता है, बहुत सारे लोगों को ग्लूटीन से एलर्जी होती है। गंदम में एक केमिकल होता है सीलियक डिजीज। अब सीलियक डिजीज होती है तो आप ग़िज़ाई किल्लत का भी बायस बनता है वो, और आपके लिए और बहुत सारी बीमारियों का। इसलिए खुराक के अंदर खाली गंदम की रोटी नहीं खाएं, मकई की रोटी भी खाएं, जौ की रोटी भी खाएं, फ्रूट्स भी खाएं। और फ्रूट्स अल्लाह के फजल से हम पेट भर के खाना खाते हैं, उसके बाद खाते हैं, वो फिर डाइजेस्ट ही नहीं होता, वो आपके लिए जहर का बायस बनता है। खाने से पहले खाएं। अगर एक सेब खाने से पहले खाएंगे ना तो समझिए कि आपकी उम्र 10-15 साल में लंबी हुई। एक केला खाएं, एक ये जो बाहर हरमित रखा हुआ ये खाएं, फटोर खाएं, ड्राई एप्रिकॉट है ना, इससे बेहतरीन ग़िज़ा दुनिया में नहीं है। अब ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? खाने के बाद वो खाने के बाद या तो फिर 2 गिलास ठंडा पानी पीते हैं, या फिर वो फ्रूट खाते हैं। तो वो हम खुद अपनी सेहत को खराब कर रहे हैं। इसी तरह माहौल को भी हम खुद खराब कर रहे हैं। और हम बताते हैं ये डिजास्टर आ गया, बदसूरत हुआ, इधर हुआ उधर हुआ, यहाँ सैलाब आया, फिर वो 90% हम फिर उन चीज़ों में भी गड़बड़ करते हैं। आगे चलें। ये उनकी तस्वीरें हैं सर, ये मेरी अपनी तस्वीरें हैं। ये आप होबर से आप रश लेक की तरफ जाए ना, 3 ग्लेशियर्स आते हैं दरमियान में। अब उन जगहों में अब यहाँ पे ये जो बुखारी वाला जो एनिमल डंग वाला जो है ना, उसका डस्ट यहाँ पे, और इसकी एफिनिटी होती है। एफिनिटी ये कहते हैं कि जैसे हर शख्स की किसी न किसी की तरफ रगबत ज़्यादा होती है ना, कि यार उससे मजाज मिलता है। इसका सूट का जो एफिनिटी है ये ठंडे एरिया में है। जहाँ पे ज़्यादा ठंड होगी ना, वहाँ जाके ज़्यादा एक्यूमुलेट होता है। अब ग्लेशियर्स में जो दूर दराज के एरिया हैं जहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा होती है या ग्लेशियर ज़्यादा होता है, वहाँ पे जाके ये ज़्यादा एक्यूमुलेट होता है। अब जब जाके ग्लेशियर्स के ऊपर जाके ये बैठ जाता है, तो होता क्या है, दिन में जब सूरज की रोशनी है तो उसको ज़्यादा करता है और उस एरिया के टेम्परेचर को बढ़ाता है, तो वो पिघलना शुरू हो जाते हैं। जाहिर सी बात, ज़्यादा पिघलाव की वजह से पानी का बहाव ज़्यादा होता है, और जब बहाव ज़्यादा होगा तो नीचे जो लोग रहते हैं वो सैलाबी सूरत हाल का सबब बनते हैं। इसी तरह जो टेरू की तरफ आप जाएँ तो वो जो सब्जा लाते हैं ना सब, उसको क्या कहते हैं? नहीं, ये साइंटिस्ट, हमारे साइंटिस्ट इन्वायरमेंटिस्ट वो जो पीडलैंड, मैंने बताया ना पीडलैंड कहते हैं उसको ना, वो जो होती है वो उसको साइंटिफिक टर्म में पीडलैंड कहते हैं। पीडलैंड मतलब उस जमीन के अंदर कार्बन जज़ब होता है। जिस तरह दरख्त कार्बन को जज़ब करते हैं ना अपनी सेहत के लिए, हम ऑक्सीजन लेते हैं, वो कार्बन जज़ब करते हैं। अब वो तो अगर एज ए जुत या सब्जा तो नहीं जलना चाहिए ना, वो तो गीला होता है, बुखारी में कैसे जलता है? उसमें कार्बन होता है। वो जो थोड़ा सा उबड़ा हुआ होता है ना, वो पूरा एक दरख्त के मुकाबले में जो पीडलैंड है ना, वो 80% ज़्यादा जज़ब करता है। दरख्त 20% करता है, वो 80% करता है। जैसे हमारे लंगर में है, रामा में है। हम वहाँ क्या करते हैं, हम पढ़ते नहीं है, जाके वहाँ हम सफेदा तो क्या आते हैं, पानी जज़ब करेगा, उल्टा करके आते हैं। अब वो उसकी नेचुरल अल्लाह ताला ने उस एरिया में, चूंकि आपका सारा कार्बन जो है हवा की एफिनिटी के साथ वहाँ जो कार्बन रिलीज होता है, आपकी गाड़ियाँ जाती हैं चंदूर में, वो जज़ब करता है, अपने अंदर स्टोर करता है। अब उस स्टोर को ला के आप घर में जलाते हैं तो एक तो वो जो उसका सिंक था उसको कम किया है, दूसरा मजीद कार्बन आपने हवा में छोड़ दिए, कितना बड़ा नुकसान करते हैं। चाइना ने सर ये जो आपका तिब्बत है ना, 16,000 हमारा खुंजरा टॉप जो है ना उसकी एलिवेशन के ऊपर है, उसको सेंट्रल हीटिंग से लिंक किया है। उनकी क्या एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होगी। हमारे पास दरिया जाता है। आप पिछले हम इधर आए थे, वो स्कूल के अंदर हाई स्कूल में 25 कनाल ज़मीन है सर। 1970 में स्वेप साथ थे ना, ज़बरदस्त एक लेयर में लाइन में पाइन की ट्रीज लगी हुई है, इस तरह इतना खूबसूरत लगता है। तो वो प्रिंसिपल साहब से मैंने पूछा, सर ये किसने लगाया? कहता है 1970 में कोई पंजाबी था नेक बंदा, उसने लगाया। वो सारे नेक बाहर से आकर लगाते हैं, हम यहाँ के जो बद लोग हैं हम एक दरख्त लगाना नहीं, जो है उसको भी काटते हैं, हम खुद नहीं लगाते हैं। अच्छा, वो अब जाके देखें कितना अच्छा है, 25 कनाल ज़मीन है, वो सारा बैरन था। अच्छा, गिलगित में एक स्कूल में इसी तरह हम अवेयरनेस सेशन कर रहे थे बसीम में, पीछे जो स्कूल का खाली एरिया था वो खातून और मर्द के बारे में, वो खातून और मर्दों की जो थिंक है ना उसके बारे में बता रहा हूँ। तो मर्द ज़्यादा हैं तो अगर किसी कोई माइंड कर तो माफ़ करें। वो खातून ने क्या किया पता सर, जो सारा बैरन एरिया था उसको उसने एग्रीकल्चर में कन्वर्ट किया था, किचन गार्डनिंग की थी। अच्छा, उसी स्कूल में एक खातून थी पुल रोड की गिलगित, उसने कंपोस्टिंग की भी थी। यहाँ एक गड़ा खोदा हुआ था जिसमें स्कूल के अंदर जितनी चीज़ें इस्तेमाल होती है, केला इस्तेमाल होता है, अंडे के छिलके, पत्ते, वहाँ डाल के उससे खाद बना रही थी।
अच्छा, वो जो स्कूल के टीचर हजरात हैं वहाँ किसी को सब्जी चाहिए, वो उनसे खरीदती थी 200 रुपये में, और उन्हीं पैसों से स्कूल का जो उनका अंदर का स्ट्रक्चर, आप में से कोई भी जाए ना बस स्कूल का विजिट करें, उन्हीं पैसों में से उस स्कूल के सारे अंदर का जो सेटअप है, कोई चीज़ चाहिए उनको उसी से लेते थे। सारा जो उनका खाना पीना उसी सब्जी से अपने स्कूल का सेटअप। और वो जो प्रिंसिपल साहिबा का ऑफिस था, वो हमारे चीफ सेक्रेटरी का ऑफिस भी इतना लश पश नहीं है, इतना उसकी एस्थेटिक और खूबसूरती थी। इसका मतलब ये है कि जहाँ खवातीन एम्पावर होती हैं या खवातीन ज़्यादा होती हैं, वो वहाँ हालात ठीक होते हैं, जहाँ मर्द ज़्यादा होते हैं यही सूरत हाल होती है। इस फोरम में भी खवातीन है ही नहीं, क्योंकि एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज जो है ना, एनवायरनमेंट को बेहतर करने के लिए और क्लाइमेट को बेहतर करने के लिए जितना खवातीन का रोल है, मर्दों का नहीं है। हम खराब करते हैं, हमारी खसलत में है कि हम चीज़ों को खराब करके खुश होते हैं। अब वो स्कूल आप ज़रूर विजिट करें, तो छोटे लेवल पे हम ये चीज़ें कर सकते हैं ना। वो खातून प्रिंसिपल जो वहाँ पे थी, वो पूरा साइट विजिट करवाया, मैं हमारे सेक्रेटरी साहिबान भी साथ थे, तो हमें वो चीज़ें रिप्लिकेट करनी चाहिए, दूसरों को भी बताना चाहिए। अब ये कंपोस्टिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है, डॉक्टर साहब जापान गए, 99% जापान में ये चीज़ें होती हैं। टोक्यो जो है 1.5 करोड़ की आबादी है, उनका 99% वेस्ट रिसाइकिल होता है, 1% जो बचता है उससे तारकोल बनाते हैं। और हम इधर उसी वेस्ट से जानवरों को भी बीमार करते हैं, कुत्तों को भी बीमार करते हैं, हम खुद भी बीमार होते हैं। तो इसलिए हमें ये चीज़ें खुद मैनेज करनी है। नहीं होता तो आप में से कोई भी बंदा लिखे ना, वो जो अमर बिल मारूफ का कॉन्सेप्ट इसलिए है, नमाज में कोई बंदा मैं गलत करता हूँ, आप बोलो तो सही कि ये गलत कर रहा है, किसी को पहुँचाएं सही, मीडिया वालों का काम है वो पहुँचाएं, फिर हम ठीक होंगे। इसी तरह ये जो हम क्लाइमेट चेंज में रोड्स बनाते हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, इस पूरी ट्रेनिंग का मकसद जो असल ये था कि यहाँ पे PWD का भी ऑफिसर हो, वाटर पावर का भी हो, एग्रीकल्चर का भी हो, फिशरीज का भी हो, लाइव स्टॉक का भी हो, हेल्थ का भी हो, सोशल वेलफेयर का भी हो। अब उन सब का ये था कि जैसे मसलन आप एक पावर हाउस बनाते हैं एक नाले के सामने, आपने पहले उसकी असेसमेंट करनी है। यहाँ पे सैलाब आज से 50 साल पहले लोगों से पूछना है। असल जो साइंस होती है ना, वो गाँव का जो 70 साल बूढ़ा होता ना, मुझसे, हम जो ये ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं, हम भी बाहर गए हैं, वो भी गए, आप भी बहुत सारे गए हैं, हम नीम हकीम है। वो गाँव का जो बंदा है ना, वो असल हकीम है, उसको 70 साल की हिस्ट्री का पता है, 70 साल की साइंस का पता है। हम उसको गाछी डालते हैं और हम बैठ के डिज़ाइन करते हैं। थोड़ा सा सैलाब आता है, वो पावर हाउस भी चला गया, हम अंधेरे में जी, गर्मियों में भी अंधेरे में गिलगित में होते हैं हम, क्या हुआ जी, थोड़ी सी बारिश हुई थी, नल तक का पावर हाउस चला गया, सर्दियों में पानी नहीं होता। इस पूरी ट्रेनिंग का मकसद ही कि वो हम पहले प्लान करें, हम असेसमेंट करें, साल पूरा का डेटा लें, 20 साल का ले लें, कम्युनिटी से पूछें यहाँ पहले सैलाब कितना आता था, किस फ्रीक्वेंसी के साथ आता था, साल में कितनी दफ़ा आता था, कौन से सीजन्स में आता था। फिर उसके बाद हम अपना वो प्रोजेक्ट वहाँ पे उस जगह लगाएं जो डिजास्टर से कम एक्सपोज होता है। अब ये जो तस्वीरें हैं यहाँ पे, एक तो वो ग्लेशियर ये जमा हुआ, फिर यहाँ पे आके जैसे जैसे ये जमा होता है ना, यहाँ पे इस तरह का एक पोंड बनना शुरू हो जाता है। वो जैसे जैसे वसी होता है, ये फिर पानी ज़्यादा उस ग्लेशियर के ऊपर जमा होना शुरू होता है, फिर ये ब्रस्ट होना शुरू हो जाता है। ब्रस्ट हुआ तो क्या हुआ, नीचे सैलाबी सूरत हाल हो गई। अब फिर हम क्या करते हैं, ईमान की रोशनी में हम कहते हैं कि ये क्लाउड आउट ब्रस्ट हुआ। अब क्लाउड आउट ब्रस्ट भी होता है, जो बादल आके गिरते हैं, उसका भी एक पूरा फिनोमेना है। इसी तरह ये हरामोश का है, वो जो जहाँ पे मैंने दिखाया था ना, दरख्त कटे हुए थे, ये ग्लेशियर है। ग्लेशियर के साथ हम माइनिंग करते हैं, ये माइनिंग का भी डॉक्टर साहब बड़ा एडवर्स इम्पैक्ट है। अब माइनिंग दुनिया में जो कीमती पत्थर होता है ना, जिसको जेम स्टोन्स कहते हैं, हमेशा अच्छी चीज़ अल्लाह ताला खासकर मुसलमानों से छुपा के रखता है और फिर दूसरे लोगों से भी छुपा के रखता है, ताकि जिस तरह हमारी अप्रोच होती है ना, उसको हम खराब करते हैं। इसीलिए जितनी खूबसूरत जगह है ना, हमसे दूर रहें, लेकिन वहाँ या तो बड़ी दर्दसरी के बाद आपको गाड़ी लेके जाना होता है या पैदल जाना होता है। जैसे फेरी मिडोज की बात करें, आप में से कोई अगर फेरी मिडोज गए, अगर नहीं गया, जिंदगी में एक दफ़ा जाए, तो आपको अगर मौत के बाद अगर जहन्नम में भी डाला जाएगा तो आप कहेंगे दुनिया में एक दफ़ा में जन्नत हो गया है। वो जन्नत से कम नहीं है, उसको भी हम खराब कर रहे हैं। लेकिन उनकी कम्युनिटी ने क्या किया, सर वहाँ पे किसी सरकारी इदारे की मुदाखलत नहीं है, इसलिए वो बचा हुआ है। एक एरिया तक वो गाड़ी जाती है, एक एरिया के बाद वो 2 घंटे तक आपने ट्रेक करके जाना है। अब उसमें पंजाब से छोटे बच्चे, बूढ़ी खवातीन, तमाम लोग आते हैं वहाँ पे, घोड़े भी हैं, पैदल भी जाते हैं। और ऊपर जाने के बाद आपको अंदाजा होता है कि अल्लाह ताला ने ऐसी जगह खल्क की हुई है। अगर उस एरिया तक गाड़ी जाती है तो उसका हाल क्या होता है, जिस तरह हमारे अभी चंदू का हुआ है, हुंजा का जो हाल हुआ है, यही हाल होना था। अभी रिसेंटली हमारी सरकार ने मीनापिन के अंदर एक नेचुरल ड्रोन बनाया है।
अच्छा, वो मीनापिन के चारों तरफ, जिस गांव के चारों तरफ ग्लेशियर्स हैं, जंगल है। अब 5 साल के बाद वहाँ से वो ग्लेशियर फटेगा, नीचे जो हमारे नगर के मोमिनीन कोई हैं तो वो आके दरिया बुर्द हो जाएंगे, वो हम कहेंगे अल्लाह की तरफ से अज़ाब है। जबकि क्या होगा, हम खुद कर रहे हैं वो काम, सरकार की सरपरस्ती में कर रहे हैं। मैं आवाज़ उठाता हूँ तो सेक्रेटरी साहब कहते तुम्हें क्या परेशानी है, डीसी साहब तो वहाँ के खुदा होते हैं, हम आवाज़ नहीं। अब उसके लिए मीडिया ने बताना, आवाज़ उठाना है, जो बाहर बैठे हुए जो यूथ हैं उन्होंने प्रेशराइज करना है कि ये हमारे लिए नुकसानदेह है, हम नहीं करें, ठीक है, हम तो उनके सबॉर्डिनेट, हम नहीं रोक सकते। अब उस एरिया में, वो एरिया क्रिकेट के लिए नहीं है, न वो एरिया गाड़ी के जाने का रास्ता था। अब वही पानी जो है वहाँ पे हजारों लोग जाके टेंट लगा के, जब वो इवेंट होता है, खाते हैं, पीते हैं, पेशाब करते हैं, वो पानी उनके पानी में शामिल होता है, नीचे वो नमाज पढ़ रहे होते हैं, नीचे वो सारी इबादत कर रहे होते हैं। फिर 5 साल के बाद वो वहाँ पे दरख्त भी खत्म होंगे, फिर वो गाड़ियों के धुएं की वजह से ग्लेशियर भी पिघलना शुरू होगा और नीचे सारे दरियापुर हो गए। तो फिर हमारे डिजास्टर वाले कंबल लेके पहुंच जाएंगे कि अल्लाह अल्लाह ये आसमानी आफत आ गई है। तो अब ये वो सिचुएशन है। जब यहाँ पे माइनिंग करते हैं, ब्लास्टिंग करते हैं, ये अमूमन जब ब्लास्टिंग करते हैं ना तो उससे वाइब्रेशन क्रिएट होती है और ग्लेशियर की मूवमेंट और ग्लेशियर का जो नॉर्मल जो एक उसका अपना बर्फ को, जैसे हम उसमें रखते हैं ना फ्रिज में, गर्मियों में किसी बर्तन में, अगर बाहर जाकर उसको थोड़ा सा किसी चीज़ से कूटे तो उसमें क्रैक्स आनी शुरू हो जाती है, जगह जगह देखा होगा, उसकी अपनी हैयत चेंज होती है, फिर वो जल्दी पिघलना शुरू होता है। तो ये ग्लेशियर के साथ भी यही है। जब पीछे से अगर आप माइनिंग करते हैं तो ये आगे से मूवमेंट होती है और नीचे जो फॉरेस्ट एरिया है वो कट के नीचे गिरता है। ये एरिया नल तक का है सर, आप गए नल तक का, जो स्की स्लोप के टॉप का एरिया है, यहाँ पे ये ग्लेशियर नहीं है जहाँ पे हराए हैं, उसके ऊपर हमारे एयरफोर्स वाले वायु ने रोड बनाया था, उनके ऊपर हमने फिर वो तारक साहब के दौर में उनके ऊपर हमने जीबीडीएमए के थ्रू वो करवाया था, वो चले गए। फिर अब ये जो है हम खुद डिजास्टर को दावत दे रहे हैं। अब ये स्लोप के ऊपर ये ऐसा एक एरिया है जहाँ पे हमने रोड बनाया गिरदरी तौर पे, हमारे लोग जाए वहाँ। अब यहाँ थोड़ी सी बारिश ज्यादा हो जाएगी, एक दफा ये कटाव होकर नीचे जब आता है ना तो नीचे तो इस तरह का स्लोप है, तो अभी तक कटा नहीं है और नीचे सिकी स्लोप भी चला गया, हमारे हाइड्रो पावर्स भी चले गए, तो वहाँ से एकदम फ्लड जनरेट होता था। आप अंदाजा लगाए ना, दरिया से अगर पुल गिरते हैं नीचे, पंजाब में सैलाब होता है, तो हम अपनी मुल्क की इकोनॉमी के ऊपर कितना बर्डन डालते हैं हम अपने ऊपर। तो ये सारी चीज़ें हमारी अपनी हैं। हम कहते हैं ना कि बराबर में दुनिया में जो अमेरिका ने बहुत डेवलप किया है, चाइना ने उनकी गैसें आ रही हैं, वो हम अपने आप को बचाने के लिए करते हैं, जबकि हम खुद कर रहे होते हैं। अब ये जो एक स्लाइड है जिसमें पाकिस्तान के अंदर कवानीन बने हैं इसके लिए, इस तरह दूसरे कवानीन है ना, लेकिन इन पे अमल नहीं होता। पहला कानून ये है जो अभी COP 27 जो डॉक्टर डी साहब बता रहे थे, 22 और 27 है, जो यहाँ बहुत आगे गई है, हम 22 में। नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी है 2012, इसी के बाद इम्प्लीमेंटेशन की एक पॉलिसी है, फिर क्लाइमेट चेंज एक्ट है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2010, यही है ना सर, यही है ना? 2017 में हमारे पास आ गया, आपके पास आ गया है, ये नेशनल है। अब 17 का इसी तरह नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पॉलिसी है, क्लाइमेट चेंज, ये सारी चीजें हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम बनाते हैं, अप्लाई नहीं करते हैं। अच्छा, ये जो स्ट्रेटजी बनी है हमारी गिलगित बल्तिस्तान की, ये 2017 में बनी थी, रिवाइज हो गई है ड्राफ्ट के अंदर। ये सारे एरियाज हैं, मसलन इंफ्रास्ट्रक्चर रिजिलियंस कहते हैं कि आपकी उसको का मुकाबला करने की हिम्मत। मसलन अगर आपको ये पता चले कि आपके घर में कोई हमलावर आने वाला है, तो आप घर तैयार करते हैं, कोई डाकू आने वाला है, तो आप अपनी तैयारी करते हैं उससे कैसे बचें। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर, जितने रोड्स बनते हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं, पावर हाउस बनते हैं, जितने वो दरिया के साथ बनते हैं या नालों में बनते हैं, उनको कैसे हमने रिजिलियंट बनाना है, किस तरह उनको उस बीमारी से, मुसीबत से नबर्द आजमा होने के लिए तैयार करना है। ये है। इसी तरह वाटर एंड पावर का है, इरिगेशन वाटर का है, ड्रिंकिंग वाटर है, एग्रीकल्चर लाइव स्टॉक का है, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, रेंज लैंड है, डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे हो सकता है, ये सारा उसके अंदर वो वेबसाइट के अंदर भी अवेलेबल है और आप उसके अंदर देख के अपने सारी चीज़ों को अकॉर्डिंगली ठीक भी कर सकते हैं। ये पढ़े तो बहुत फायदा है। फूड एंड फ्यूल सिक्योरिटी है, बायोडाइवर्सिटी है, बहुत सारी पब्लिक हेल्थ भी इसके अंदर है, माउंटेन्स एंड ग्लेशियर्स भी है उसके अंदर। अब पब्लिक हेल्थ का बहुत बड़ा रोल इन्वायरमेंट के अंदर है आपका। अब जितनी गाड़ियाँ आप जलाएंगे, जितने आप ये जो हीटर चलाएंगे, आप कोयले चलाएंगे, हेल्थ के ऊपर बर्डन ज़्यादा है। जाहिर सी बात, ज़्यादा अस्पताल में मरीज जाएंगे तो हेल्थ के ऊपर खर्चे ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है होगा। इसी तरह ट्रांसपोर्ट का सेक्टर है और माइग्रेशन लिमिट है। अब ये जो सामने गूगल में चला हुआ है, अब लोग माइग्रेट करेंगे ना उस एरिया से, अगर उनके पास जगह नहीं है तो कहीं और जाके
अब माइग्रेट करेंगे तो वहाँ जाके एडजस्ट नहीं होंगे, फिर कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, फिर लोगों के साथ एडजस्ट नहीं होते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके साथ लिंक करती हैं। अब उससे कैसे बचा सकता है, यही चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। आगे 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 ये अवेयरनेस से जो उसी एरिया में हम कर रहे थे, ये कुतवाल की है, ये ऊपर इनके हराए हैं, फिर ये हमारे स्पीकर साहब हैं साबिक, उनके साथ। तो एडवोकेसी अवेयरनेस सबसे पहले पॉलिसी फार्मूलेशन जो करते हैं ना, हमारे आईडी से बताते हैं पॉलिसी, वो है पॉलिसी फार्मूलेशन के इदारे। हमारा कैबिनेट हो गया, हमारा जो असेंबली होगी, हम हो गए प्रैक्टिशनर, हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। अगर हम प्रैक्टिकली, वो कहते हैं कि अगर प्रैक्टिशनर या जो प्रैक्टिकली काम करते हैं, अगर थोड़ी सी दयानतदारी के साथ, हार्ड वर्किंग के साथ, ऑनेस्टी के साथ अगर वो काम करें ना, तो दुनिया का कोई ऐसा मुल्क है जहाँ पे आप तरक्की नहीं कर सकते हैं। अगर हम खुद, बाकी जो पॉलिसी वाले हैं ना, उनको कहते हैं, जो हमारे डीजी साहब कहते हैं प्रोफेशनल एयर एक चीज़ होती है, जैसे प्रोफेशनल कान, वो कान जो प्रोफेशनल उर्दू में क्या कहेंगे, पेशेवराना कान। अब वो कान कौन सा होता है जिसमें मैं खुद सुनाने के बजाय दूसरों की बात भी सुनूं, उनको अप्लाई करूं। मसलन किन की बात सुननी है, जो लोग असल इफेक्ट होते हैं। अभी गूगल में जाके आप लोगों को सुनेंगे, बद से बद में लोगों को सुनेंगे, तो वो आपको चीज़ें बताएंगे कि यहाँ पे ये हुआ था, वो हुआ था। उसको सुनने की सलाहियत हो हमारे अंदर, और उसको सुनने के बाद उसको फील्ड में फिर उन्हीं की साइंस के मुताबिक उसको इम्प्लीमेंट करें। अब ये जो पॉलिसीज होती हैं, ये आपका एक सॉफ्ट कंपोनेंट होता है। फिर उसके हार्ड कंपोनेंट, सख्त कंपोनेंट कौन सा होता है, यही जो इंफ्रास्ट्रक्चर, हम रोड्स बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं। फिर उसका एक ग्रीन कंपोनेंट होता है जिसमें एग्रीकल्चर, जैसे अभी आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा ना, सिंगापुर एक मुल्क है, खाली बिल्डिंग्स हैं, लेकिन उसने अपने टेम्परेचर को 5 डिग्री से 4 से 5 डिग्री कम किया है। वो कैसे किया है, किचन गार्डनिंग से अपनी बिल्डिंग्स को ग्रीन बिल्डिंग्स में कन्वर्ट किया है। आप किचन के अंदर अगर आपके पास एक मल्ला ज़मीन है तो अपने साल भर का खर्चा आप वहाँ से उगा सकते हैं, हम करते नहीं हैं। अच्छा, ये जो बेम्बू है ना सर, बेम्बू प्लांट, बेम्बू का आपने सुना है ना, बेम्बू जो बांस यहाँ पर उग सकता है। अमूमन घर के अंदर कुछ पौधे रखते हैं ना। बेम्बू नासा का रिकमेंडेड प्लांट है इंडोर एयर पोल्यूशन की रिमेडिएशन के लिए। इंडोर एयर पोल्यूशन में क्या होता है, जैसे अभी एक मार्कर इधर गिरा हुआ था ना, इस मार्कर में एक केमिकल होता है बेंजीन एंड टॉलिन, अभी ये ख़त्म हुआ है, अभी इसके बगैर आता है ये। इसी तरह आपकी पॉलिश से स्मेल आती है ना, इसी तरह आपकी घर के अंदर कारपेट के लिए समत बोर्ड इस्तेमाल करते हैं, उसमें एक केमिकल होता है, चिप बोर्ड है। इसी घर के अंदर जो कारपेट्स हैं उनसे कुछ केमिकल ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत नुकसानदेह हैं, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड। बेम्बू का जो प्लांट है इन सब को रिमीडिएट करता है, फिर हवा में छोड़ता है। कोई भी चीज़ अल्लाह ने बगैर मकसद के नहीं पैदा की। नासा का रिकमेंडेड प्लांट है इंडोर एयर क्वालिटी को। अगर आपने घर के अंदरूनी माहौल को साफ करना है तो बेम्बू का प्लांट घर के अंदर रखें। शहरों में जाएँ तो ये कुछ अच्छे लोग हैं, वो घर के अंदर उनके वॉशरूम के अंदर भी कुछ प्लांट्स रखे होते हैं, मिनी प्लांट्स वगैरह इस तरह जो होते हैं। तो अब हम ये सारी चीज़ें हैं, हमें नहीं पता है। ये जो बाहर प्लांट है ना, जिसके मैंने रोज़मेरी, अगर गमले में घर के अंदर भी रखें तो घर के अंदर भी होता है ये, इसकी स्मेल इतनी अच्छी है। अच्छा, जो मैंने गुनैर का बताया था, एक चीज़ मिस किया था मैंने, उसकी बेहतरीन परफ्यूम बनता है दुनिया में, उसका परफ्यूम बेहतरीन परफ्यूम बनता है गुनैर से। अब कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, अगर हम हमारा एग्रीकल्चर या हमारा फॉरेस्ट या हमारा जो हम खुद अगर लोगों को उसकी तरफ रागिब करते हैं तो हम कितने अमीर होते हैं और कितना अच्छा होता है। तो हम खुद नहीं काम करते हैं ना। अच्छा, ये एक इसी तरह का एक इक्विपमेंट है, जैसे डॉक्टर साहब को भी हैं, थर्मामीटर के जरिए आप टेम्परेचर को मापते हैं, या इसी तरह ECG के जरिए दिल का हाल मालूम करते हैं। तो ये एक इक्विपमेंट है जो आपके माहौल के हाल या माहौल के दिल के बारे में बताता है। इसको डस्ट ट्रेक कहते हैं, या इसको PM10 2.5 एनवायरमेंटल डस्ट मॉनिटरिंग। जैसे हवा के अंदर डस्ट होती है ना, जैसे मैंने वो बताया था सिक बिल्डिंग सिंड्रोम, घर में बुखारी चलाते हैं या वो चलाते हैं प्लास्टिक लगाते हैं, तो बाहर से कहीं से एक शुआ घर के अंदर आ गई, उसके साथ कितनी डस्ट होती है वो नजर आ रही होगी ना, उसके साथ बहुत ज़्यादा। जैसे अभी इसके साथ डस्ट है, नजर आ रही है ना, अब बज़ाहिर वैसे तो नजर नहीं आती है। अब ये डस्ट हमारे नाक के जरिए से फेफड़ों में चली जाती है, आपके फेफड़ों को मुतासिर करती है। ये फिर उसको मालूम करने के लिए ये इक्विपमेंट है, ये मालूम करता है हवा के अंदर ये चीज़ें हैं कि नहीं है। आगे बढ़े। अच्छा, ये इसी तरह गिलगित के अंदर सर्दियों में ये सिचुएशन होती है, ये डस्ट, तो हमारे लिए सेहत के लिए भी ये नुकसानदेह है और हमारे माहौल के लिए भी। अब इससे बचने के लिए हमने क्या करना है, मैक्सिमम प्लांटेशन करनी है, अच्छा फ्यूल इस्तेमाल करना है, अच्छे हीटर्स इस्तेमाल करने हैं, और वो उस वक्त हो सकते हैं जब हम अच्छी बिजली पैदा करेंगे। अल्लाह ने हमें बहुत सारे दरिया दिए हैं, लेकिन यहाँ से
गुजरते हैं, हम देखते रहते हैं, हम सिर्फ तस्वीरें लेते हैं। ये उस इक्विपमेंट का एक ग्राफ है जिस तरह ECG निकलती है। सर ये कोरोना के अयाम में हमने इसका टेस्ट, ये इसकी एक रिपोर्ट थी, खासकर जो कोविड के अयाम में बिल्कुल ये नॉर्मल लिमिट से भी ये नीचे गया था। जब आपके पास गाड़ियाँ कम से कम होना, कम चलाएं, ये गाड़ियों का धुआं बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। गैर जरूरी हम जो गाड़ियाँ चलाते हैं ना, गाड़ियों का जो धुआं होता है उसमें बहुत सारी गैसें होती है जो आपकी ग्लेशियर्स के लिए भी नुकसानदेह है, आपके फॉरेस्ट के लिए भी हैं, आपके हेल्थ के लिए भी हैं। ये सारी चीज़ें जो एक दूसरे के साथ लिंक हैं। आगे ये टेम्परेचर वगैरह की हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे अच्छा, ये जो एडाप्टेशन के मेथड है ना क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए, डी सब बाहर गए, इसमें सबसे पहले क्या है, लोकल प्लानिंग के जरिए आप कर सकते हैं। वो जो लोकल लोग हैं ना, हर एरिया की अपनी स्पेशल किचन की अलग है, स्टोर की अलग है, स्कर्दू की अलग है, हुंजा की अलग है। अब हर एरिया के हिसाब से आपने उसकी प्लानिंग करनी है। फिर लोगों की जो कैपेसिटी है, सलाहियत को बढ़ाना है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के थ्रू कर सकते हैं। जैसे खाद की सूरत हाल होती तो आपने कौन से पौधे, उसको कैसे वो आप क्रॉप लगाएं जो ड्राउट या कहत को बर्दाश्त करती हो। इरिगेशन इंप्रूवमेंट है, इरिगेशन हम एक अभी ऊपर एक स्लोप वाला एरिया है, फर्ज करें यहाँ पर गाबूज का एरिया है, वहाँ एक खेत में पानी लगा के छोड़ देते हैं, सो जाते हैं, फिर पता चला कि नीचे उसकी दीवार गिरी है, दीवार की वजह से नीचे वो सारा एरिया कट के नीचे है। तो ये जो पानी हम लगाते हैं ना, उसका भी तरीक़ाकार है, इरिगेशन का भी तरीक़ाकार होता है। आपने फ्लड इरिगेशन नहीं करनी है, पानी का कंट्रोल, कुछ चीज़ों को हमें पता चलना चाहिए, कौन सी फसल को कितना पानी चाहिए, वो हमें कोई नहीं बताता है। वो हमें जो सरकारी इदारे हैं, जो रिलेवेंट इदारे हैं, वो बताएं कि इस फसल के लिए इतना पानी चाहिए, इस फसल के लिए ये खाद चाहिए। खाद भी हम गैर जरूरी देते हैं। ज़मीन का टेस्ट होता है, पहले सॉइल का टेस्ट होता है, उसमें अमोनिया की कमी है, फास्फोरस की कमी है, कौन से उसके न्यूट्रिएंट्स की कमी है, उसके बाद आप खाद देते हैं। लेकिन हम यहाँ सारा एक ही वो या काला या सफ़ेद खाद दे देते हैं। इसका फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड वाटरशेड मैनेजमेंट, अब करगा में, गिलगित में कभी आप जाए ना, वाटरशेड मैनेजमेंट या फॉरेस्ट कंजर्वेशन, करगा में अगर गवर्नमेंट 2 करोड़ 3 करोड़ रुपये अगर इन्वेस्ट करती है उसके वाटरशेड को मैनेज करने के लिए, तो गिलगित में जो नीचे सारे जो बचुमल, वो कशरोड, मजीनेमाला, नगरल, जितने भी एरिया हैं जिनकी पूरी डिपेंडेंसी उसके ऊपर है, 90% उनकी हेल्थ बेहतर हो सकती है। सबसे पहले वो जितना पानी आता है वहाँ से मवेशी खानों से, उनके टॉयलेट से होते हुए नीचे आता है, और नीचे बरमस में फिर वो टैंकों के अंदर स्टोर होता है, वहाँ से सब पीते हैं, वहाँ से सब वजू करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो ये वाटरशेड का मकसद ये है कि वहाँ पे जाके थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करें, उनकी अवेयरनेस करें कि आपने मवेशी खाने इधर बनाने हैं। अगर नहीं भी बनाने, गवर्नमेंट को बना के देने चाहिए। अगर वो गवर्नमेंट वहाँ पे 1 करोड़ इन्वेस्ट करती है, अस्पतालों के ऊपर जो अरबों का इन्वेस्टमेंट है वो कम हो जाता है, लोगों की सेहत बेहतर हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें उसके साथ लिंक हैं। इसी तरह आगे करें, ये एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर में आपने क्या करना है, इंटरक्रॉपिंग करनी है, क्रॉप रोटेशन करनी है। क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या है, इस दफ़ा आपने मकई लगाया है, अगले साल आपने गंदम लगाना है, अगले साल आपने कोई और, ये जो बरू कहते हैं ना, बकवीट सर, बरू से कभी बस नहीं पड़ा सर। बकवीट जो सीलिएक डिजीज के पेशेंट है, कराची में एक बंदा से सप्लाई करता है, 1000 की केजी मिलती है। वो नेचुरली सेलेनियम और जिंक का कंटेंट उसमें बहुत हाई होता है, और सेलेनियम और जिंक जिसमें होता है वो एज ए एंटी कैंसर केमिकल्स के तौर पर एक्ट करते हैं। बॉडी के अंदर जो कैंसर सेल्स हैं उनको नहीं बनने देते हैं। अब पुराने ज़माने में यहाँ खाते थे हम लोग, वही चीज़ें उस ज़माने में लोग थे, तो वो कितने सेहतमंद थे, कितने लंबे तड़ंगे थे। अब वो सारे हमारी तरह के हैं जो बाजार की चीज़ें खाते हैं। बाकी मामदली साहब अकेले रह गए, वो भी बाहर निकल गए। अच्छा, इंटरक्रॉपिंग का मतलब ये है कि आपने कहीं पे गोभी लगाई है तो उसके साथ साथ गाजर भी लगाएं या कोई और वो लगाएं, ताकि वो जो पेस्ट का अटैक होता है ना, उसका साइकिल टूट जाए। पेस्ट समझते हैं ना, जो कीड़े, फसलों में कीड़े लगते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह एक ही फसल का लगाना है। और जो केमिकल इस्तेमाल करते हैं पेस्टिसाइड, इस अवसर आपने गिलगित में ये जो पेस्टिसाइड्स है, आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए, हाँ, ओशनदास में हमने पिछली दफ़ा इधर चंदूर में फंडर में हमने एक नोटिस किया था। पेस्टिसाइड्स का गैर जरूरी इस्तेमाल इतना ज़्यादा है, हम सोच भी सकते हैं। पेस्टिसाइड्स केमिकल हैं, मसलन मुझे खुदा न खास्ता टाइफाइड होता तो मैं डॉक्टर साहब के पास जाता हूँ, डॉक्टर साहब डायग्नोज करता है ये एंटीबायोटिक है, आपने 7 दिन इस्तेमाल करना है। वो डॉक्टर का काम है सजेस्ट करना। पेस्टिसाइड्स का सजेस्ट करने का काम एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट का है।
अब हमारे यहाँ जो फार्मर सोसाइटीज़ है ना, वो एक दफ़ा किसी ने बताया है, बगैर किसी से पूछे वो थोक के हिसाब से ये पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल करते हैं और उसी से सब्जियां उगती हैं। और पेस्टिसाइड जिस सब्जी में होता है, जिस फ्रूट में होता है, वो डायबिटीज़ और कैंसर का सबसे बड़ा सबब है। और ख़वातीन को स्पेशली मना है कि वो पेस्टिसाइड स्प्रे नहीं करें। वो अमूमन फैटी टिश्यूज़ में एक्यूमुलेट होता है और उनका पूरा हार्मोनल सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। तो ये वो चीज़ें जो अवेयरनेस यहाँ आप बैठे हुए आपने भी देना है। आप अगर ऐसी कोई चीज़ समझते हैं, एग्रीकल्चर वाले तो चले गए आगे। इसी तरह ट्रेडिशनल कंपोस्टिंग है, जो खाद हम ट्रेडिशनल देते थे वो ख़त्म हो गई अभी, वो जाके ऊपर जो पास्चर्स हैं वहाँ पे रहती है। अब इस खाद के बहुत सारे फायदे हैं। अब जो केमियाई खाद देते हैं उसमें आपके पैसे भी चले जाते हैं, उसका नुकसान भी है। ये एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ का बताने का मकसद इनका एनवायरनमेंट के ऊपर, ये डिजास्टर के ऊपर उसका इम्पैक्ट है वो कम हो सकता है। इसी तरह अब मसलन हमारे ये डिजास्टर वाले भाई ये जो प्रोटेक्टिव बन बनाते हैं या रोड्स बनते हैं, पीडब्ल्यूडी वाले बनाते हैं या एग्रीकल्चर वाले, उसके लिए पहले थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज जो आपका जो एरिया है उसके लिए पहले से ही प्लान करना चाहिए कि ये जो नक्शे यहाँ बने हुए ना, स्लोप किस तरह का है, मेरी दीवार किस तरह की होनी चाहिए, वो स्लोप को कैसे बचाया जा सकता है। टेरेसिंग का कॉन्सेप्ट है ये आगे आपको नजर आएगा, हमारे यहाँ होता है। मसलन अगर किसी एरिया में सैलाब आता है या बारिश की वजह से कोई इश्यूज होते हैं, इस तरह टेरेसिंग की जाती है, दरख्त लगाए जाते हैं, ये चीज़ें की जाती हैं जिससे वो फ्लड्स की जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है। अब ये जो एरिया है ना, ये इस तरह के, ये हमारे अपने एरियाज का है, ये आपके जो नॉर्दर्न एरियाज का है जो के के यहाँ पे दीवारें लगाई गई हैं, आपने देखा होगा। अब इस नाले में बारिश ज़्यादा हो या पानी ज़्यादा नहीं, ये फ्लड की शक्ल में नीचे रोड के ऊपर या नीचे जो आबादी है वहाँ इससे फ्लड आता था। अब ये दीवारें लगाने की वजह से ये होता है, ये यहाँ पे जब पानी ज़्यादा आता है तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकता है, फिर ये जब बढ़ता है इसके पास यहाँ आता है। जैसे जैसे इनके अंदर पानी रुकता है, अगले साल मॉइस्चर की वजह से वहाँ पौधे उगने शुरू हो जाते हैं। तो वो एक डिजास्टर वाला एरिया कन्वर्ट होता है एक बेहतरीन इकोसिस्टम में। ये तो हम कर सकते हैं ना, हमारे ये इदारे कर सकते हैं, हमारे ब्लॉक के लोग कर सकते हैं, हमारे ETI वाले कर सकते हैं, एग्रीकल्चर वाले कर सकते हैं, फॉरेस्ट वाले कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं, लेकिन हम ये करते नहीं हैं, हम इंतजार में होते हैं। ये मरी एक्सप्रेसवे का है, स्लोप को स्टेबलाइज करने के लिए, डिजास्टर को कम करने के लिए ये टाइल्स का इस्तेमाल है। इसमें पौधे लगाए हैं, अगले साल ये सिचुएशन होगी, जहाँ पौधे होते हैं या दरख्त होते हैं वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, पानी को जज़ब करते हैं। जब पानी जज़ब होगा तो आपने नीचे फ्लड की शक्ल में पानी नहीं आता है। इसी तरह ये देखिए, ये इसमें थैले लगाए हैं, अगले साल ये सिचुएशन हो गई है। ये क्या प्रैक्टिस हम नहीं कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं, कम्युनिटी भी कर सकती है। इसी से डिजास्टर के रिस्क को कम किया जा सकता है। ये 2 साल के बाद की ये तस्वीरें हैं। ये पहले इन्होंने इस तरह की सिचुएशन क्रिएट की, पौधे लगाए, अगले साल वही सिचुएशन इसमें कन्वर्ट हो गई। तो लोकल एडेप्टेशन ये हो गई। आपने किस तरह, इसी तरह ये एरिया, ये हमारे गिलगित-बल्तिस्तान में इसका में कॉमन इस्तेमाल होता है ना, ये मशहूर वाला गिलो वाला मशहूर। अब मशहूर जो इस गर्दू में मैंने बताया ना, ये जो गुनेर के साथ कम पानी में ग्रो करता है, उसके बहुत सारे फायदे हैं। जानवरों के लिए चारा भी है, जलाने के लिए भी है, पैडलिंग के लिए भी है। अब ये जो नाली है एक छोटी सी, जहाँ पे फ्लड आता था, अब यहाँ पे पानी आकर रुका, इसके बाद इसमें रुका, इसके बाद ये इसमें रुका, फिर ये सिचुएशन क्रिएट हो गई। जापान ने जो 5000 जहाँ पे मिलीमीटर बारिश होती थी, उस एरिया को इन्हीं इंटरवेंशंस के जरिए उन्होंने कंट्रोल किया है, कम किया है। अब ज़िलज़ला जापान में जितना ज़िलज़ला आता है, अगर हमारे पास अगर इस इंटेंसिटी के साथ आए तो हम तो सारे अल्लाह के प्यारे हुए। लेकिन उन्होंने घर एडॉप्टेशन की, उन्होंने घर इस तरह के बनाए हैं, लोगों की ट्रेनिंग्स की हैं। हम करते कुछ भी नहीं है। और ये अभी ये देखें, ये तस्वीर यहाँ से ये गिरा है, इस एरिया से ये गिरा है, इसको टेरेसिंग करने, इस तरह की टेरेसिंग हम कभी रोड बनते हुए PWD वाला इस तरह की कोई अप्रोच करते हुए आपने देखी नहीं, लेकिन आप उनको फोर्स करेंगे, मीडिया वाले फोर्स करेंगे, जो वॉलंटियर्स हैं बाहर कम्युनिटी के अंदर, पढ़े लिखे लोग होते हैं, लड़के होते हैं, या जो दुनिया में इस तरह प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, एनवायरमेंटल ग्रुप्स होते हैं। इंडिया में एक मशहूर हुआ दुनिया में चिपको मूवमेंट, जो जिन्होंने साइंस पढ़ी है, एनवायरमेंट पढ़ा है, चिपको मूवमेंट क्या था सर? उसके अंदर वो यही प्रेशर ग्रुप्स डेवलप किए थे। वो एक दरख्त को काटता था ना, उसके जाके लिपटते थे, चिपकते थे, मुझे काटे, दरख्त को नहीं काटे थे, उससे वो चिपको मूवमेंट मशहूर हुई, चिपकते थे वो। इसी तरह ग्रीन पीस मूवमेंट थी एक, जो वेल का इलीगल शिकार जो समंदर के अंदर यूरोप करता था, उन प्रेशर ग्रुप्स की वजह से गवर्नमेंट्स की पॉलिसी चेंज हो गई है।
हमारे यहाँ अपने मफाद के लिए हम प्रेशर करते हैं और इस तरह के इश्यूज़ के लिए हम प्रेशराइज ही नहीं करते हैं। तो ये प्रेशर जो ग्रुप्स हैं ना, हमें सरकार को ठीक करने के लिए जो काम गलत करते हैं उनके लिए ये होने चाहिए, उसके बगैर हम ठीक नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो बच्चों को स्कूल कॉलेजेस में हमारा क्यूरिकुलम है उसके अंदर ये चीज़ें पढ़ाई जानी चाहिए। अब यहाँ पे अगर गीजर कैंपस है तो गीजर के अंदर आपको जो गीजर का एनवायरनमेंट है लोकल, उसके बारे में हमें आइडिया होना चाहिए। यहाँ पे एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ाएं, हमें ग्लेशियर्स के बारे में पढ़ाएं, हमें अल्पाइन इकोसिस्टम्स के बारे में पढ़ाएं। वो चीज़ें जब हम उनको पढ़ाएंगे तो उसी से तब्दीली चेंज आता है। जैसे अभी एक फ्रूट बाहर आपने देखा ना, वो जो हर्बिक इस सीजन का सबसे लास्ट फ्रूट है ना, उसकी मल्टीपल है, उसको ड्राई करके सर्दियों में खा सकते हैं, ड्राई करते हैं ना वो उसको। अब वो चीज़ें हमें रिसर्च करने की नीड है। इंडिया में सर ये जो सिक्किम वाला एरिया है ना, सिक्किम का जो एरिया है वहाँ पे ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर होता है और वो उनकी एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट्स जर्मनी और यूरोप जाती हैं। अगर सरकारी जो वहाँ पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को ये पता चले कि इन्होंने वहाँ पे कोई केमियाई खाद इस्तेमाल किया तो उसकी पूरी फसल तबाह करते हैं। हम यहाँ ऐसा नहीं करते हैं। हमें गाड़ी मिले सरकार की तरफ से और वो मिले तो बस हमने कुछ भी नहीं करना है। और हम सरकारी मुलाजिम ज़्यादा खराब है। मेरी 2 साल की सर्विस में हम ठीक होते ना तो ये नक्शा इस तरह नहीं होना था। हम 90% खराब हैं, 10% पता नहीं वो है भी या नहीं है। हम ठीक हो गए ना तो ये लोग भी ठीक हो जाएंगे, हम खुद भी ठीक हो जाएंगे। हमें अपना काम थोड़ा सा ईमानदारी से करेंगे तो कल हमारे बच्चे हमें गालियाँ नहीं देंगे। हम अपने बच्चों के लिए हमें करना चाहिए। बाकी मुल्क तो फिर आपका अपना है। तो इसी के साथ किसी की दिल आज़ारी हुई है, खासकर मामदली भाई की तो माफ़ करें, ये नमाजी आदमी है, वो मौलवियों के बारे में शायद मैंने ज़्यादा बोला है। तो इसीलिए ये जो आप यहाँ आए हैं आपकी इबादत में शामिल है। अगर सब खुदा की बेहतरी के लिए काम करते हैं, खाली नमाज़ पढ़ना, रायगढ़ में जाना, करबला में जो करी इबादत मेरे वो अल्लाह के नज़दीक नहीं है। वो इस तरह के काम करें कि वो जो करबला वाला है आपके घर आ जाए कि मेरे बंदे ने अच्छा काम किया है। रायगढ़ जाने के बजाय आप यहाँ पर कोई यतीम मिस्कीन के लिए अच्छा काम करें। अगर किसी यतीम की परवरिश करते हैं, पढ़ाते हैं तो आपको भी वो शेर की मक्खी की तरह इल्हाम वो वही हो सकती है। तो इसी के साथ आप सबको शुक्रिया। सर कोई सवाल पूछना है? इसमें जो एयर पोल्यूशन में जो पाकिस्तान का ऐसा 0.8% है, ये जो हम कर रहे हैं स्पेशली 0.8% जो पाकिस्तान का शेयर है उसको रिड्यूस करने के लिए। सर एक चीज़ से अगर हमारे बॉर्डर पे हमारे जितने भी ग्लेशियर है सारे इंडिया और उसके साथ लगे चाइना के साथ, और इंटरनेशनल लेवल पे जो वर्ल्ड पे जो कार्बन जो एमिशन का जो वो है उसमें इंडिया और चाइना का शेयर 25% इन वर्ल्ड लेवल पे शेयर है सर। और इसमें हम जो करते हैं 0.8% उसके लिए तो हम कोशिश करेंगे। जो हमारे कंट्रोल में नहीं है 25% जो कार्बन एमिशन जो स्पेशली चाइना और उसका जो शेयर है, अब उसके लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। मैं आपको इसमें जो हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, कोई ऐसा रिसर्च पेपर आपने पढ़ा है कि किसी पाकिस्तान ने कोई अच्छा सा पेपर लिखा उसने ये नहीं। इसकी छोटी सी मिसाल का नासा की जो डिफरेंट सैटेलाइट्स है ना, बड़ी अच्छी, वो मेरे और आपके ऊपर भी इस वक्त चल रही होती हैं। वो हम क्या करते हैं वो भी पता है, हमें अपना नहीं पता होता है। अब वो जो पंजाब में राइस पेडीज का नाम सुना है ना आपने, राइस पेडीज में चलाते हैं। वो राइस पेडीज को वहाँ पे थोड़ी सी उनकी अगर उसके बगैर वो करें थोड़ी सी एनर्जी ज़्यादा जाती है, इन्वेंशन ज़्यादा होता है, वो फ़ौरन जलाते हैं। अब जलाने की वजह से पूरा पंजाब आपकी स्मोक की लपेट में आता है। क्या ये चाइना या इंडिया की वजह से या मेरी आपकी वजह से है? इसी तरह हुंजा से मैंने पूरी सवाल सुना ना आगा साहब, हुंजा से आप अताबाद की तरफ जाते हैं ना, हुंजा में जितने होटल्स हैं वो 99% आपके इस वक्त जनरेटर्स के ऊपर हैं। गर्मियों में बिजली नहीं, जनरेटर्स का धुआं, हज़ारों गाड़ियाँ वहाँ का धुआं, आपके सारे ग्लेशियर्स रोड के साथ ही है ना। फिर उसके बाद जितना हुंजा जी भी मैं 100 लोग आते हैं तो 90 हुंजा जाते हैं। उन सब का कचरा बशुमल हुंजा का कचरा अताबाद के कर्नल के साथ हम ओपन जलाते हैं। कभी नोटिस किया है? तो वो जो जलाते हैं वो कहाँ जाता है? उन्हीं ग्लेशियर्स के ऊपर ही जाता है। जो हमसायों से आता है वो इतना नहीं आता है, वो हमेशा घर के अंदर हम खुद खराब होते हैं ना। मैं अपने बच्चे को खराब करता हूँ, मैं खुद नौकरी करता हूँ, तो हमेशा मैं इंतजाम किसका दूंगा? ये बराबर में हमसाये के बच्चे के साथ चल रहा था इसलिए खराब हो गया। मैं अपने घर के अंदर पहले अपने घर में नहीं जानता हूँ। मसलन सर एक बात सुनिए ना, मसलन मुझे इस वक्त सर्दी गर्मी का एहसास है, यहाँ ठंड होती है। आप इस वक्त बाहर जाके उस दरिया में नहा के इधर आ जाएं, आगे आपको फ़ौरन बुखार हो जाए, बीमार हो जाए, तो आप किसको इल्ज़ाम देंगे?
अपने आप को देंगे, या जो डॉक्टर साहब ने वहाँ जाकर आपकी ट्रीटमेंट की है, आपको एंटीबायोटिक लगाई, एंटीबायोटिक की वजह से आपका अंदर का वजूद का खाना पीना थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, आपको गैस्ट्रिक हो गया, मैदे में तकलीफ होगी। तो 90% चीज़ें हमारी अपनी हैं। ये जो कहते हैं ना, ये पॉलिटिकल जो इंडिया की वजह से, उसकी वजह से वो फेस सेविंग के लिए हम करते हैं। लेकिन सर एक्चुअली सर बेसिकली जो इसी तरह आपके पास कितने दरिया यहाँ से गुजरते हैं, आपका कितनी मेगावाट की, ये कभी पढ़ा है आपने, जर्मन वॉच ने ये कहा कि आपके पास मिनिमम 60 मेगावाट। अच्छा, इसमें दो सब प्रोजेक्ट, जब मैं ये बताता था ना, 2 प्रोजेक्ट्स हमारे हमसाये में, मेरे बराबर में 2 ऑफिस थे वापडा के। बोंजी डैम का 7000 मेगावाट, बादशाह का कितना है 4500 ना, दोनों मिला के कितने हो गए, 11,500 हो गए ना। आपका जो मुल्क के अंदर जो एनर्जी डिफिसिट है वो कितना है, 22,000। 2 प्रोजेक्ट कितना हो गया, 11,000। अच्छा, आप पूरी बिजली किससे प्रोड्यूस करते हैं, फर्नेस ऑयल से करते हैं ना। अच्छा, फर्नेस ऑयल के लिए आपका जितना पैसा है वो डॉलर की शक्ल में या सऊदीया जाता है या ईरान जाता है ना, उधर ही जाता है ना तेल खरीदने के लिए। अब ये जो आप कोल के ऊपर या फर्नेस ऑयल के ऊपर जो डीजल के जनरेटर चलाते हैं, इसमें इंडिया और चाइना का क्या रोल हो सकता है। अब ये जो मैंने आपको थर्मल जनरेटर इस पर का बताया ना, अच्छा उसी दरिया वहाँ से गुजरता है, दुनिया में रन ऑफ रिवर के ऊपर प्रोजेक्ट लगाए जाते हैं। आप कभी नेटफ्लिक्स कभी आप देखते हैं ना।